हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग यूनिट 3 को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं आपके सिलेबस में, इन सभी को यहाँ पे इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को यूनिट वाइज सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हो। एंड नोट्स आप लोग को यहाँ पे इसकी हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी हमारे थर्ड सेमेस्टर के सेक्शन में। तो वहाँ पे जाके आप लोग इसकी नोट्स भी बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए यूनिट 3 में अगर हम लोग एक देखिए, वैसे तो आप लोग देखेंगे तो सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट है ये यूनिट बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी भी है। ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं ये बेसिकली हमारे एक ही टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपैंड करके ज़्यादा से दे रखा है। बाकी अगर हम लोग एक्चुअल में बात करें तो यूनिट 3 में आप लोग को मेन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। एक आप लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, और एक आप लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यूनिट 2 में आप लोगों ने हार्मनी इन जो है माई सेल्फ, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर जो हार्मनी होती है, हार्मनी इन द सेल्फ, ठीक है, जो हमारा आई होता है उसके अंदर हार्मनी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा के अब सबसे पहले देखेंगे हार्मनी इन द फैमिली, कि फैमिली में किस तरीके से हमारा एक जो है कह सकते हो हमारा एक मत होता है, ठीक है, हमारा कैसे मेल भाव बना रहता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को हम लोग को काफ़ी डिटेल में देखना है, और इन्हीं के अंदर कुछ हमारे सब टॉपिक्स होंगे, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात करें। तो देखिए, फैमिली का मतलब सिर्फ हमारे मम्मी पापा भाई बहन से नहीं होता है, बल्कि फैमिली का मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं वो तो हमारी फैमिली होते ही हैं डेफिनेटली, बट उसके अलावा जैसे हमारे चिल्ड्रंस हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और जिनसे भी हमारा लव रिलेशनशिप होता है, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे कजिन्स हो गए, आंटीज हो गए, अंकल हो गए, तो यही सारे हमारे फैमिली में आते हैं। आप सभी को पता है, हम सभी बचपन से ही अपने फैमिली में ही ग्रो होते हैं। बाकी देखिए, इट इज़ द फैमिली वेयर वी आर नर्चर्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। अब देखिए, फैमिली में ही हमारा क्या होता है, हमारी नर्चरिंग होती है, यानी कि हमारी देख रेख, हमारा बचपन, ठीक है, जहाँ पे हमारा बचपन बीता होता है, ये सभी चीज़ें हमारी फैमिली के अंदर ही होती हैं। बाकी देखिए, इट इज़ फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग टू शेयर टू केयर। यानी कि देखिए भाई, हमारी फैमिली ही तो होती है जहाँ पे सबसे पहले हमें जो है सबसे पहले हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे भाई बहन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी शेयरिंग होती है, किस तरीके से हम लोग केयर की जाती है, हमारे मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे उनसे सीख के दूसरों की करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फैमिली में ही लर्न करते हैं, ठीक है, उन्हीं से इंटरेक्ट करके हम लोग सीखते हैं। बाकी देखिए, इट इज़ द प्लेस वेयर वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ रिलेशनशिप, और यही वो हमारी जगह होती है जहाँ पे सबसे पहले हमें रिश्तों के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखिए, पहला रिलेशनशिप हमारा किससे होता है, सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे मम्मी पापा से होता है। ठीक है, कह सकते हो आप लोग, सबसे बच्चे का जो पहला रिलेशनशिप होता है वो अपनी माँ से होता है, ठीक है, उसके बाद पापा से, उसके बाद भाई बहन से, और उसके बाद जाके, ठीक है, हमारे दोस्त आते हैं ज़िंदगी में, हमारी कुछ लव्ड वंस आते हैं। तो वो सभी चीज़ें हमारी देखिए कहाँ से आती हैं, सबसे पहला हमें ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली के बाद में ही आती है, क्योंकि फैमिली से ही हमें सबसे पहले रिश्तों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे रिश्ते चलते हैं, कैसे रिलेशनशिप हमारा एक होता है लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो देखिए, आप लोग के सिलेबस में क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए हार्मनी को समझना है फैमिली में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली हमारी क्या होती है, फैमिली हमारी बेसिक यूनिट होती है ह्यूमन इंटरेक्शन की। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई हम लोग यहाँ पे जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं आज के दिन में, ठीक है, हमारा जैसे एक इंसान होता है तो वो बाहर जाता है तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट, और जो है कई सारे मतलब आप लोग के अंकल आंटी होते हैं, ठीक है, मोहल्ले के लोग हो गए, उन सभी से आप लोग इंटरेक्ट करते हो। लेकिन उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, वो फैमिली होती है। यानी फैमिली में ही आप लोग सबसे पहले ह्यूमन इंटरेक्शन को समझते हो कि इंटरेक्शन एक्चुअल में करा कैसे जाता है, क्योंकि सबसे पहला इंटरेक्शन हम लोग किससे करते हैं, अपने मम्मी पापा से करते हैं। The family is considered as the basic unit of human interaction, serving as the foundation for larger social structures like communities and societies. तो यहाँ पे देखिए भाई, जो हमारी फैमिली होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैमिली में ही ह्यूमन इंटरेक्शन सीखते हैं, और उसके बाद फैमिली से ही सीख के क्या होता है कि फैमिली में अगर ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब फैमिली में अगर लोगों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, उनके बीच में हार्मनी अच्छी है, तो क्या होता है कि हमारा उसके बाद हमारी कम्युनिटीज होती हैं, फिर सोसाइटी। तो कम्युनिटी हो गया चाहे सोसाइटी हो गया, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं भाई। एक सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक सोसाइटी मतलब जहाँ पे बहुत सारी फैमिली रह रही हो, तो वो सारी चीज़ें हमारी फैमिली से ही बनती है। यानी फैमिली हमारी जो है बेसिक यूनिट होती है इन सभी चीज़ों की।
बाकी देखिए फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप वेयर पीपल लर्न टू कम्युनिकेट, बिल्ड रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल वैल्यूज। तो वही सारी चीज़ें कि फैमिली में सबसे पहले हम लोग बोलना सीखते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना सीखते हैं, और उसके बाद सोशल वैल्यू यानी कि जो भी हमारी एक सामाजिक सामाजिक मूल्य होते हैं, ठीक है, हमारे जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं हम लोग अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली जहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि जिनकी फैमिली अच्छी होती है वहाँ पे उनके लड़के भी अच्छे होते हैं। ज़्यादातर लोग यही तो देखते हैं कि कुछ भी मतलब लड़का बुरा होता है तो उनकी फैमिली को सबसे पहले लोग दोष देते हैं कि इनके माँ बाप ही ऐसे होंगे, है ना। और जब लड़का अच्छा होता है तो उसको ब्लेसिंग भी ज़्यादातर लोग माँ बाप की, हाँ उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और जब लड़का नहीं अच्छा होता तो मम्मी पापा ने ही ऐसा सिखाया होगा। मतलब कुल मिला के फैमिली में ही हम लोग यहाँ पे अपनी सोशल वैल्यू को सबसे पहले सीखते हैं। अब वो अलग बात है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो, ठीक है, या फिर किसी की फैमिली हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना हो। बट यहाँ पे डेफिनेटली सबसे पहले जो सोशल वैल्यूज होती हैं वो हमारी फैमिली में ही सिखाई जाती हैं। और बाकी देखिए इट इज़ वेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लव सपोर्ट एंड गाइडेंस विच शेप्स हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर्स इन सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है भाई कि फैमिली में ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा प्यार, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें करते हैं, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, हमारे छोटी छोटी चीज़ों में हमें बचपन से लेके बड़ा करने में हमें हमें जो सपोर्ट है, ठीक है, आज हम लोग जो भी कर रहे हैं हमारे मम्मी पापा करते हैं। और गाइडेंस तो डेफिनेटली हमारा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से हमें जो है दूसरों के साथ रहना चाहिए, कैसे हमें बुरे लोगों से बच के रहना चाहिए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों की गाइडेंस हमें फैमिली से ही मिलती है विच शेप्स। और यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी की फैमिली में उसकी कह सकते हो अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, उसके फैमिली में रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे, बहुत ही एक हंसती खेलती फैमिली रही है जहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा जो है बुरी चीज़ें नहीं रही हैं, तो वो क्या होता है भाई उसका इंटरेक्शन यहाँ पे हमेशा सोसाइटी से भी बहुत अच्छा होता है। भाई जो इंसान अपने परिवार से खुश होता है, ठीक है, वो क्या होता है वो सोसाइटी समाज से भी यहाँ पे अच्छे रिश्ते रखता है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब आप अपने परिवार से खुश होगे, अपने आप से खुश होगे, तभी तो यहाँ पे आप अपने समाज के बारे में कुछ सोचोगे भी। आप अपने आप से ही आपको अपने आप से ही जो है खुशी नहीं है, ठीक है, आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हो, आप अपनी आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे सोसाइटी का तो टर्म ही नहीं आता, ठीक है, आपके लिए उस टाइम सोसाइटी तो क्या होती है पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि फैमिली हमारी बेसिक यूनिट होती है हमारी सोसाइटियल रिलेशनशिप की, ठीक है। और हार्मनी इन द फैमिली की बात करें तो देखिए हार्मनी का मतलब क्या होता है। हार्मनी का मतलब कि सबका एक मत होना, ठीक है, कह सकते हो मेल 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 जोल है ना, किसी चीज़ में एक मत होना, या फिर कह सकते हो एग्री करना एक ही चीज़ों पे। तो हार्मनी मतलब क्या होता है, देखिए हार्मनी इन द फैमिली रिफर्स टू द स्टेट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन अमंग फैमिली मेंबर्स कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखिए हार्मनी का मतलब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है हमारा पीसफुल को एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारा शांति है, ठीक है, और हमारा एक को एग्जिस्टेंस है, ठीक है, सभी लोग साथ में रह रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है और ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारी होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। भाई हमारे यहाँ पे देखिए फैमिली में जब एक रिस्पेक्ट होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, यहाँ पे देखिए ये नहीं है कि जैसे क्या होता है ज़्यादातर हम लोग यही बोलते हैं कि बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, ये एक तरफा होगा तो नहीं सही है। जैसे ज़्यादातर यही होता है ना कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें भी बट माँ बाप अगर उनके साथ अच्छे से नहीं रहते हैं तो फिर वो रिस्पेक्ट भी एक टाइम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा खत्म होने लगती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करें लेकिन बड़ों को भी बच्चों की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। और अगर वो गलत भी है तो उनको थोड़ा सा सही तरीके से बताना चाहिए। तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, भरोसा होना चाहिए। भाई बहुत ज़रूरी है, अगर भरोसा ही नहीं होगा तो वहाँ पे फैमिली जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पे भरोसा बहुत ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें जब होती है तभी हमारी फैमिली में एक हार्मनी देखने को मिलती है, ठीक है। और बाकी इट इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेज, रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स कामली एंड वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं या फिर कुछ ना कुछ वो दूसरों से अलग होता है। जैसे मम्मी पापा हों जरूरी नहीं है ना कि उनका लड़का भी वैसा ही हो। जैसे आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि पेरेंट्स के कुछ ड्रीम्स होते हैं जो कि उन्होंने पहले से ही अपने लड़कों के लिए सोच रखे होते हैं। अब हो सकता है कि आपका जो लड़का हो उसकी स्किल्स कुछ अलग ही हो, है ना, उसका कह सकते हो उसका गोल कुछ अलग ही हो, उसका इंटरेस्ट किसी अलग चीज़ में हो। तो वहाँ पे पेरेंट्स को ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। उसको पेरेंट्स को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका बच्चा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, है ना, उसके अंदर कुछ कमी हो, वो सारी चीज़ों को। और रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि देखिए अगर कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसको रिसॉल्व करना, है ना, आपस में बैठ के बात करना। ये नहीं कि यहाँ पे जो है लोग अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, एक ही फैमिली में जो है बच्चे अलग रह रहे हैं, मम्मी पापा अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहाँ पे एक अच्छा हार्मनी नहीं मेंटेन हो पाएगी। और यहाँ पे और ये सब चीज़ें काम ली, जैसे अगर झगड़ा सुलझा भी रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे
ये अलग चिल्ला रहे वो अलग चिल्ला रहे हैं ना, बहुत ही प्यार से शांति से बैठ के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, उसके बाद साथ में काम करना। देखिए जब एक फैमिली के सभी मेंबर्स, जैसे एक फैमिली में मान लीजिए दो भाई हैं, तो जब दोनों भाई मिलकर साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तो वहाँ पे ग्रोइंग एक अलग लेवल पे होती है। और वहीं पे अगर मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, एक अपना अलग काम कर रहा है एक अपना अलग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक दोनों लोग मान लीजिए ग्रो भी कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में मिलकर काम करने से क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा सक्सेस देखने को मिलता है। टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप, और यहाँ पे क्या होता है, इन सभी चीज़ों से भाई जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग एक दूसरे की कमी को समझेंगे और यहाँ पे साथ देंगे एक दूसरे का, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा हमारे परिवार वालों के साथ। ठीक है, अब ये परिवार का मतलब यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें हो जाती है, समझ रहे हो आप लोग, ये दोस्ती भी हो जाता है, ये हमारा प्यार तो हो ही जाता है, उसके बाद हमारे मम्मी पापा से जो रिलेशनशिप है, हमारे भाई बहन, ये सभी चीज़ों से हमारा ये सारी चीज़ें हो पाती है। ठीक है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो आजकल जैसे रिलेशनशिप में भी, कपल्स में भी कितने सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है मतलब लड़ाई झगड़े करो, वहाँ पे उसको प्यार से समझना चाहिए, एक दूसरे की कमी को पहचानना चाहिए। ठीक है, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है चलो वो चीज़ें हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कमी हो, और अगर उस कमी को दूर किया जा सकता है तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हाँ कमी है आपके अंदर तो आप लोग बस बिल कि ये मेरी कमी है इसको एक्सेप्ट करो, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं एक्सेप्ट करना है ना। अगर आप लोग दूर कर सकते हो कुछ गलत चीज़ है तो उसको दूर करो, और उसके बाद वर्किंग टुगेदर साथ में काम करना, ताकि एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो। व्हेन देयर इज हार्मनी इन अ फैमिली एवरीवन फील वैल्यूड सेफ एंड कनेक्टेड। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब हमारा एक फैमिली में हार्मनी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सभी लोग यहाँ पे वैल्यूड फील करते हैं, ठीक है, सभी लोग सेफ फील करते हैं, और एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ मेरा कितना अच्छा रिश्ता है इनके साथ। और उसके बाद इससे क्या होता है भाई, इससे हमारी खुशी होती है। बस सिंपल सी बात है, हर एक इंसान की खुशी यहाँ पे उसकी परिवार की खुशी में ही होती है। यानी कि जब परिवार खुश होता है तो यहाँ पे अपने आप ही एक हर एक इंसान खुश ही हो जाता है। एंड पर्सनल ग्रोथ फॉर ऑल द मेंबर्स, और इससे यहाँ पे क्या होता है भाई, जब सब लोग यहाँ पे खुश होते हैं, ठीक है, आप अंदर से खुश रहोगे तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपका मन लगेगा, आप काफ़ी अच्छे से करोगे, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो है फैमिली में देखने को मिलती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें इस हार्मनी को मेंटेन करना है, ठीक है, फैमिली में या फिर किसी में भी, तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा। यानी देखिए ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी टाइप के रिलेशनशिप होते हैं फैमिली के अंदर, देखिए फैमिली का मतलब अगेन यहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा से नहीं है, फैमिली का मतलब हमारा दोस्ती से भी हो गया, हमारा प्यार से भी हो गया, हमारा भाई बहन हमारे जो भी हैं सभी हमारे फैमिली ही होते हैं। और फैमिली में क्या होता है भाई, फैमिली का मतलब यही तो है कि हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मम्मी पापा ही हैं तो वो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन है, ठीक है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारा जो भी हो, वट एवर, ठीक है। तो एक ह्यूमन रिलेशनशिप होता है वो। जैसे हर एक फैमिली क्या होती है, एक टाइप की ह्यूमन रिलेशनशिप होती है ना। दोस्त हैं तो आपका दोस्त एक अलग ह्यूमन हो गया, आप एक अलग ह्यूमन हो गए, प्यार है तो सामने वाला अलग जेंडर हो गया, आप अलग ह्यूमन हो गए, मतलब कि ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो उन सभी में क्या होता है, इन सभी टाइप के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से हार्मनी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ को समझना पड़ता है। और ये वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं तो हमारा जितना भी टाइप का ह्यूमन रिलेशनशिप होता है फैमिली के अंदर, वो सभी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उनके अंदर एक हार्मनी देखने को मिलती है। तो अब हम लोग यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज़ को देखेंगे काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अवर इंटरेक्शन विद अदर्स। यानी यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यूज होती हैं, अब ये वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे हमारा ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, अफेक्शन हो गया, यही सारी वैल्यू होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये हमारा दूसरों के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है उसको गाइड करती हैं, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हम लोग यहाँ पे दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे, उसकी गाइडेंस कौन करता है, यही हमारी वैल्यूज करती हैं। अभी इन वैल्यूज को हम लोग देखेंगे। दीज वैल्यूज सर्व एज द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी मीनिंगफुल कनेक्शन। और ये हमारा एक फाउंडेशन यानी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती हैं। यानी कि देखिए फाउंडेशन का मतलब आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि इन सभी चीज़ों के बिना हमारा रिश्ता काफी बिल्कुल भी अच्छा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये हमारा एक बेस होता है कि हाँ इन्हीं के बेसिस पे हमारा रिश्ता दूसरों से काफ़ी अच्छा चलेगा। और देखिए ये वैल्यूज हमारी क्या क्या होती हैं, दीज वैल्यूज इंक्लूड्स, हमारा सबसे पहले हो गया ट्रस्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली वैल्यू जो है हमारी ट्रस्ट है, और लास्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे लव है। अब ये जो ट्रस्ट होती है ना, ये हमारी होती है फाउंडेशन वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये हमारे किसी भी रिश्ते की नींव होती है। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी रिश्ता हमारा तभी होगा। देखिए रिश्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, कहने को एक होता है बोलने वाला रिश्ता, एक होता है अंदर से मानने वाला रिश्ता, ठीक है, एक होता है कि आप लोग हाँ कि आप लोग का बाहर से रिश्ता है, एक होता है कि आप अंदर से मानते हो, ठीक है, कि हाँ ये इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है। तो वो कोई भी होता है, ठीक है, एक होता है अंदर से आप दोस्त मानते हो, एक होता है कि बाहर से आप दिखावा करते हो। तो अंदर से दोस्त आप उसी को मानते हो, ठीक है, जिस पे आपको भरोसा होता है, जिस पे आपका ट्रस्ट होता है।
या फिर जो आपका प्यार भी होता है, तो प्यार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा ट्रस्ट होता है ना। हमारे मम्मी पापा, उन पे हमारा ट्रस्ट होता है। भाई हमारे मम्मी पापा पे हमारा कितना ट्रस्ट होता है कि ये हमारे लिए कभी एटलीस्ट गलत नहीं सोच सकते। अब हो सकता है कि वो अपने हिसाब से जो सोच रहे हो, ठीक है, वो हमारे लिए सही ना हो, लेकिन वो अपने हिसाब से गलत नहीं सोच रहे, वो अपने हिसाब से सही सोचते हैं। अब कभी कभी ये होता है कि उनकी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है तो वो उस हिसाब से सोचते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जगह गलत नहीं सोचते हैं। तो ट्रस्ट एक फाउंडेशन वैल्यू होती है किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी टाइप की जो है कह सकते हो ह्यूमन फैमिली की। और यहाँ पे लव क्या होता है, लव हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है, यानी ये हमारा फाइनल कह सकते हो। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग किसी रिलेशनशिप की ही बात करें, मान लीजिए अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की ही बात करें, तो वो शुरू यहाँ पे भरोसे से होता है और ख़त्म यहाँ पे प्यार से होता है। यानी कि देखिए जब हमारा भरोसा होता है तभी हमारा प्यार होता है एट लास्ट में, है ना। अगर हमारा भरोसा ही नहीं होगा तो वो प्यार यहाँ पे किसी काम का नहीं है, फिर वो हो ही नहीं सकता, या फिर है भी तो वो शायद ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ये दोनों चीज़ें हमारी क्या होती है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और ये हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है। तो देखिए इसको समझिएगा कि हमारी क्या क्या वैल्यूज होती हैं एक हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में। तो हमारा ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, अफेक्शन हो गया, केयर हो गया, गाइडेंस हो गया, रेवरेंस हो गया, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड और लव। ये सारी हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं और इन सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज को जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हैं, तो हमारा लोगों के साथ जो भी रिश्ता होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है। और हमारी जो क्या होता है, हमारी हारमनी मेंटेन होती है लोगों के साथ, ठीक है, फैमिली के साथ, लोगों के साथ, तो वो हमारी हारमनी मेंटेन होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट के बारे में। अब ट्रस्ट देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए देखने कहने को तो बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग देखिए कुछ वैल्यूज को आप लोग को अलग से दे रखा है। जैसे सबसे पहले हमारा जाता है ट्रस्ट, ठीक है, फिर रिस्पेक्ट। अब इसको देखिए अलग से ही दे रखा है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एज फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। और उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इंटेंस और सॉरी इसके बाद यहाँ पे जो है आपका सम्मान, ठीक है, और रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ये सभी चीज़ें हमारी थोड़ा सा अलग से दे रखी हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट के बारे में। अब ट्रस्ट क्या होता है, देखिए ट्रस्ट हमारी फाउंडेशनल वैल्यू होती है किसी भी टाइप के रिश्ते की, मतलब यहीं से हमारा कोई भी रिश्ता शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग भरोसा करते हैं, तभी हमारा उससे यहाँ पे एक एक्चुअल रिश्ता बनता है। बाकी कहने को तो बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। ट्रस्ट इज द बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दैट समवन और समथिंग इज रियल, ऑनेस्ट एंड रिलायबल। अब ट्रस्ट क्या होता है कि जैसे हमें जिस पे भी भरोसा होता है, हमें उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो हमारा सच्चा है ना, हमारे साथ कोई झूठा फेक बन के नहीं रह रहा है, वो ऑनेस्ट है हमारे साथ और वो रिलायबल है, यानी कि उस पर हम यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। और बाकी देखिए इट अलाउज पीपल टू फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप। अब भाई जिसके साथ हमारा भरोसा होता है हम लोग उसी के साथ तो सेफ फील करते हैं। भाई मान लीजिए आप लोग यहाँ पे रात में कितनी कितनी रात में आप लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका लव्ड वन होता है, अगर उसके साथ आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको उसके ऊपर भरोसा होता है ना, उसके साथ आप सेफ और कंफर्टेबल फील करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्टेबल फील करते हो, है ना। जैसे कोई अनजान है तो उसके साथ आप थोड़ी सेफ फील करोगे, थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। जिसको आप जानते हो, जिसके ऊपर आपका भरोसा होता है, उसी के साथ आपको सेफ फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। वेदर विद फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स, यानी कि ये कोई भी हो सकता है, हमारा फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये सभी हमारी फैमिली के अंदर ही आ जाते हैं। ट्रस्ट मीन्स you can rely on someone to keep their promises, respect your feelings and support you when needed। और देखिए ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो, रिलाई हो सकते हो, है ना, उसके ऊपर आप उम्मीद लगा सकते हो कि वो अपने प्रोमिसेज जो भी, यानी कि जो भी वादे उसने किए हैं वो यहाँ पे वो पूरे करेगा, है ना, आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपको सपोर्ट करेगा। तो यही सारी चीज़ें हमारी ट्रस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो बिल्डिंग ट्रस्ट टेक टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायरिंग कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्शंस, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो हमारा ट्रस्ट है ये इतनी आसानी से थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि मान लीजिए आप एक इंसान से मिले तो आज मिले, अब आज ही से आप उस पर बहुत भरोसा करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। टाइम के साथ आप जब देखते हो कि ज़रूरत पड़ने पे उसने आपका सपोर्ट किया, ठीक है, आपका कह सकते हो एक पक्ष लिया, है ना, तो वो सारी चीज़ें जब धीरे धीरे होती हैं, यानी कि उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है ना, उसके लिए जो है एक कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्शन चाहिए होता है, ऑनेस्टी चाहिए होती है। आप देखते हो कि हाँ जो है कहीं पे अगर वो गलत भी रहा है तो उसने आपसे सच बोला है, या फिर जो है कई सारी जगह पे आप लोग उसकी ऑनेस्टी देखते हो। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा होता है ना। जब आप बहुत ज़्यादा मतलब टाइम तक एक इंसान के साथ टच में रहते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तभी धीरे धीरे क्या होता है आपको वो अच्छा लगता है, आपको उसके ऊपर भरोसा होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई देखिए एक भरोसे को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वहीं पे भरोसे को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। और तोड़ने के बाद बिल्ड करना, रीबिल्ड करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट क्या होता है, एक ग्लास की तरह होता है, जो कि एक बार टूट जाता है ना तो उसको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
तो वही चीज़ है। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट के हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा इंटेंशन, एक होता है हमारा कॉन्फिडेंस। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किसी भी रिश्ते में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करते हैं ये दोनों चीज़ें। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, एक वर्ड होता है हमारा इंटेंशन, एक वर्ड होता है हमारा कॉन्फिडेंस। अब देखिए इन दोनों को ना बहुत ध्यान समझिएगा, होता क्या है। जैसे इंटेंशन तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इंटेंशन मतलब कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम कैसे करना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोग काम कर रहे हो, तो क्या आपको उस काम करने की इंटेंशन है या नहीं है, या फिर मतलब आप लोगों ने, देखिए इंटेंशन दोनों तरीके से हो सकता है। एक, जो काम आप लोगों ने नहीं भी किया है, हो सकता है उसको करने को लेकर भी आपके अंदर इंटेंशन हो। जैसे हो सकता है आप कोई बहुत अच्छा काम करना चाहते हो, आपका इंटेंशन हो आप बहुत अच्छा काम करो, लेकिन हो सकता है आप कर ना पाओ। और एक होता है कि आप लोगों ने कोई काम ऑलरेडी कर दिया है, अब हो सकता है कि वो काम जो आप लोगों ने किया है वो दूसरों की नज़र में अच्छा ना हो, लेकिन आपकी इंटेंशन उसके पीछे बुरी ना रही हो, है ना। तो इंटेंशन दोनों काम में हो सकता है, एक जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, एक जो आप लोग ने किया नहीं है, करना चाहते हो, तो दोनों को लेकर इंटेंशन हो सकते हैं। तो इंटेंशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू पर्सन एम, यानी कि ये देखिए ये उसका एक्चुअल में गोल होता है कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहता था, है ना। और प्लान टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन और अचीव अ पार्टिकुलर आउटकम, यानी कि कोई भी मतलब देखिए इंटेंशन मतलब बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। कि हमारे दोस्तों के लिए हमारी इंटेंशन होती है कि वो हमेशा अच्छे रहें, है ना। और हमारे लव्ड वंस के लिए हमारी इंटेंशन होती है कि उनके साथ कभी बुरा ना हो, या फिर हमें जब भी मौका मिले हम उनके लिए खड़े रहें, है ना। ये हमारी इंटेंशन होती है, उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम काम आए उनके। तो इंटेंशन इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, यानी इंटेंशन हमारी वो होती है जिसके लिए हम लोग स्ट्राइव मतलब ट्राई करना, ठीक है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। और देखिए अब दूसरा वर्ड आता है कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस हमारी वो एबिलिटी होती है टू डू समथिंग, यानी देखिए इंटेंशन यानी कि जो हम लोग सोचते हैं करने को, और कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि जो हम लोग सोचते हैं क्या वो हम लोग एक्चुअल में कर भी सकते हैं। जैसे एक इसको आप लोग बहुत एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, अब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, मान लीजिए 10,000 रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए की, वॉट एवर। अब उसने आपसे मांगा। अब आप क्या है भाई, आपकी अगर वो आपका अच्छा सच्चा दोस्त है तो आपकी इंटेंशन तो जरूर होगी ना कि आप उसको अगर उसको जरूरत पड़ रही है, उसने 1 लाख रुपए आपसे मांगे हैं तो आप दो, है ना, ये आपकी इंटेंशन तो होगी। लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस हो वो यहाँ पे उस इंटेंशन को फुलफिल ना कर पाए, यानी कि आपके दोस्त ने आपसे जरूरत पड़ने पे पैसे मांगे तो आपका इंटेंशन तो है देने का, लेकिन हो सकता है कि आप दे ना पाओ क्योंकि आपके पास खुद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अभी नहीं कमा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए इंटेंशन कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है कि जो आप लोग सोचते हो क्या वो कर सकते हो। और यहाँ पे हो सकता है कि आप इतना कैपेबल हो कि आपके दोस्त ने मांगे तो आपने दे भी दिया। और यहाँ पे देखिए उल्टा भी हो सकता है आपका दोस्त आपसे पैसे मांगे और आपका इंटेंशन ही ना हो सकता है आपके पास देने की एबिलिटी हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस हो कि आप 1 लाख रुपए दे दो, लेकिन हो सकता है आपका इंटेंशन ही ना हो, है ना, क्योंकि आप उसे एक्चुअल में अपना दोस्त नहीं मानते हो, वो सिर्फ एक दिखावा था। तो यहाँ पे देखिए इंटेंशन कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि इंटेंशन मतलब कि आपकी चाहत क्या होती है, कॉन्फिडेंस मतलब कि क्या आप अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो, क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो उसी चीज़ को हम लोग इंटेंशन कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और समझना चाहें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेंस एंड कॉन्फिडेंस बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग के बुक में दे रखा है। तो देखिए इंटेंशन का मतलब होता है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि जो हमारी नेचुरली जो हम लोग एक्चुअल में एक्सेप्ट करते हैं, करना चाहते हैं, जो हमारा दिल कहता है ना। और कॉन्फिडेंस मतलब कि एबिलिटी टू फुलफिल, यानी कि एबिलिटी की हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब जैसे नेचुरली देखिए, नेचुरली एक इंसान क्या क्या चाह सकता है, या फिर कह सकते हो नेचुरली उसके साथ एक इंटेंशन क्या होता है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, यानी कि देखिए मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी, अब देखिए ज़्यादातर लोगों की इंटेंशन होती है कि वो दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, ये बुक में लिखा हुआ है तो वो आप लोग पढ़ो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बुक के हिसाब से सही है, आप लोग इसको मेरे पॉइंट्स मत समझिए। द अदर्स वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, और देखिए दूसरे खुश रहना चाहते हैं। देखिए पहला और तीसरा पॉइंट तो यूनिवर्सल है, ठीक है, कि हाँ एक इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है और दूसरे भी, यानी कि देखिए सभी खुश रहना चाहते हैं, आप भी खुश रहना चाहते हो, दूसरे भी खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ये बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग बुक सही होगी कि आई वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी, यानी कि मैं दूसरों को भी खुश रखना चाहता हूँ। अब हो सकता है आप ना रखना चाहते हो, वो अलग बात है। द अदर्स वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक अलग बात है कि दूसरे भी मुझे खुश रखना चाहते हैं। तो हाँ चलिए मान लेते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा है जहाँ पे हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरे भी खुश रहना चाहते हैं, दूसरे हमें भी खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटेंशन। अब कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे देखिए मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता भी हूँ, यानी कि मैं एबल हूँ खुश रहने के लिए, ठीक है, कि मुझे जो जो भी ज़रूरतें मैं पूरी कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी, क्या मैं एबिलिटी है, ठीक है। आई मेक अदर्स ऑलवेज हैप्पी, और यानी कि जहाँ पे देखिए
कि मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को खुश कर पा रहा हूँ, यानी मेरे अंदर एबिलिटी भी है। द अदर इज ऑलवेज हैप्पी, और देखिए दूसरे भी हमेशा खुश रह रहे हैं, ठीक है, और द अदर मेक्स मी ऑलवेज हैप्पी, और दूसरों के अंदर भी एबिलिटी है कि वो आपको खुश कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंस में आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमारी, चलिए इंटेंशन और कॉन्फिडेंस को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अगर करंट सिनेरियो की बात करें कि आज के दिन में एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो आज के दिन में आप लोग को पता है क्या चल रहा है भाई। आज के दिन में मतलब कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी डेली लाइफ में। तो उसमें देखिए क्या होता है, द फर्स्ट 4 क्वेश्चन, यानी कि देखिए जो हम लोग हमारे पहले 4 क्वेश्चन थे ये वाले, वो कहते हैं आर रिलेटेड टू अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस वाइल द नेक्स्ट 4 टू अवर कॉम्पिटेंस, और जो हमारे नेक्स्ट यानी कि ये जो हमारे 4 है ये हमारे कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है। यानी ये क्वेश्चन हमारी नेचुरल, यानी कि ये क्वेश्चन हमारी इंटेंशन थी, ठीक है, कि हाँ मैं खुश रहना चाहता हूँ और मैं दूसरों को खुश रखना चाहता हूँ, ठीक है, दूसरे भी खुश रहना चाहते हैं, ये सारे हमारे इंटेंशन है। और नेक्स्ट 4 है कि हम लोग यहाँ पे क्या एक्चुअल में कर सकते हैं या फिर दूसरे कर सकते हैं। टू बी अश्योर्ड दैट इंटेंशन ऑफ अदर इज ऑलवेज करेक्ट इज ट्रस्ट, और यहाँ पे देखिए ट्रस्ट क्या होता है भाई, हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रस्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं इस वाले पार्ट को, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, विश्वास का मतलब हमारा ट्रस्ट ही होता है, ठीक है, हिंदी वर्ड है। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉन्फिडेंस, तो हम लोग यहाँ पे इस वाले पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो ट्रस्ट है, तो यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे एश्योर्ड होते हैं, ठीक है, जब हमें यहाँ पे किसी पे भरोसा होता है कि उसकी इंटेंशन मुझे हमेशा खुश रखने की है, तो उसी को हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं। यानी कि जब हमें दूसरे पे इतना भरोसा होता है कि वो हमेशा मुझे खुश रखना चाहता है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए आजकल अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, but today when we judge ourselves we are judging on the basis of our intention, whereas when we judge others we are judging them on the basis of their competence। देखिए इस पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप पॉइंट है कि देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आजकल लोगों के साथ हमारे रिश्ते कितने कम हो गए, ठीक है, हमारा मतलब कितना एक लिमिटेड सर्कल रह गया है, तो लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं रह पा रहे, या फिर कह सकते हो लोग हमें ज़्यादातर बुरे क्यों लगते हैं। अब देखिए एक्चुअल में ज़्यादातर लोग होते भी हैं, बट अगर देखा जाए तो हम भी बुरे होते हैं, ठीक है, हमें लोग बुरे लगते हैं लेकिन हम अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखते हैं। हमें हमेशा दूसरों में तो कमियां नजर आती हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हम कितने अच्छे हैं। जैसे दूसरों को ब्लेम करना होता है, हम लोग बहुत आसानी से कर देते हैं कि यार तुम कितने बुरे हो, ठीक है, तो तुमने दोस्ती में किया ही क्या है, या फिर वॉट एवर तुमने प्यार में किया है क्या, लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं देखते, ठीक है, कि हो सकता है आपने भी क्या किया है किसी के लिए, ठीक है, कभी आप लोग अपने आप से पूछो कि आप लोगों ने भी कभी क्या एक्चुअल में किसी के लिए किया है। अब अच्छी बात है किया है तो, बट अगर नहीं किया है तो एक बार अपने आप से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग अपने आप को देखते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है कि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपनी इंटेंशन देखते हैं, और जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम उनके कॉन्फिडेंस देखते हैं। जैसे इसको समझिए कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपको वही वाला एग्जांपल देते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत लगी, ठीक है, और आपने क्या हुआ, आपने अपने जो है आपका एक मान लीजिए एक दोस्त है और आपने अपने दोस्त से मांगा, और आपका दोस्त क्या है भाई, आपके दोस्त ने कहा कि भाई एक्चुअल में मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ मेरे पास है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोग अब हो सकता है कि आप लोग जब अपने दोस्त से पैसा मांगो और आपका दोस्त ना दे, तो हो सकता है कि मतलब अगर आपका बहुत अच्छा बहुत डीप कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है आप तुरंत ही ये सोचो कि भाई ये मुझे देना ही नहीं चाहता है, ठीक है, मतलब ये जो आप लोग का दोस्त है या फिर जो जिससे भी आपने मांगे हैं, आप तुरंत ये सोच सकते हो कि ये मुझे देना ही नहीं चाहता, यानी आप लोगों ने उसकी एबिलिटी पे तुरंत चेक किया, ठीक है, आप लोगों ने तुरंत ही उसके कॉन्फिडेंस पे चेक करना स्टार्ट कर दिया। और हो सकता है कि बेचारे की इंटेंशन सच में रही हो लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसका साथ ना दे पा रहा हो सकता है एक्स सच में देना चाहता हो लेकिन चूंकि वो नहीं दे पाया क्या उसकी एबिलिटी नहीं है, तो आप लोगों ने तुरंत उसका इंटेंशन नहीं देखा। इंटेंशन हो सकता है कि उसका आपका देने का हो लेकिन वो बेचारा दे ना पा रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना वो, बट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग दूसरों को जज करते हैं तो हम लोग उनके कॉन्फिडेंस पे चेक करते हैं। और वहीं मान लीजिए कि आपका जो वही मान लीजिए एक वाई एक आपका दोस्त है, ठीक है, अब इसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और इसने मांगे आपसे, ठीक है, अब आपके पास भी मान लीजिए जो है पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या हुआ, आप लोगों ने अब इसको मना कर दिया। अब देखिए ये क्या करेगा, ये तो ये हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस पे आपको जज करे कि अरे इसके पास होगा तब भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो आप क्या करो, आप कभी नहीं सोचोगे ना कि यार मेरे पास सही में 1 लाख, आप तुरंत ही सोचोगे कि मेरी तो इंटेंशन तो अच्छी थी लेकिन क्या करूँ मैं दे नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपने आप को हमेशा, देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम अपने आप को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं और दूसरों को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये आजकल यही सारी चीज़ चल रही है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे बहुत अच्छे से, तब आप लोग समझोगे।
ट्रस्ट अवर ऑन इंटेंशन बट हेजिटेट टू ट्रस्ट द इंटेंशन ऑफ अदर्स। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी इंटेंशन को तो हमेशा जो है ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन हम कभी दूसरों के इंटेंशन पे भरोसा नहीं करते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरे ने अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, फिर मेरा साथ नहीं दिया है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर अदर्स, और यही चीज़ दूसरों के लिए भी सही होती है। यानी जैसे आप अपने आप को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हो, दूसरों को गलत, उसी तरीके से दूसरे भी अपने आप को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं और आपको गलत। We discover that while we are sure of our intention, we are unsure towards the intention of others। यानी कि हम अपनी इंटेंशन को लेकर तो श्योर होते हैं, लेकिन हमें दूसरों की नियत पे इतना भरोसा नहीं होता है ना। एज अ रिजल्ट मिसट्रस्ट डेवलप्स एंड वी रिजेक्ट द रिलेशनशिप। और देखिए इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप हमारा रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो कह सकते हो ब्रेक हो जाता है। वी रियरली कंसिडर्स अवर कॉन्फिडेंस एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। और ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग यहाँ पे ये देखें कि मेरी एबिलिटी ही नहीं है और दूसरों की इंटेंशन नहीं है। यानी कि ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को कह सकते हो थोड़ा सा देखें कि हाँ हम भी गलत हो सकते हैं और हो सकता है दूसरा भी सही हो। देखिए यहाँ पे इंटेंशन और कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा सही गलत से समझिए, तब आप लोग ज़्यादा क्लियर समझोगे। जैसे इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, तब आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग बहुत क्लियरली इसे समझ पाओगे। और देखिए ये बहुत रियल लाइफ में आपके साथ होता भी होगा, ठीक है। ये एग्जांपल से आप लोग एक्चुअल में समझ सकते हो इंटेंशन और कॉन्फिडेंस, किस तरीके से हम लोग अपनी इंटेंशन देखते हैं और दूसरों का कॉन्फिडेंस देखते हैं। इफ अ ग्लास जार slips from your hand and breaks, you immediately say the glass broke by accident, I had no intention to break the glass। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या हो कि आपके पास एक ग्लास का कह सकते हो जो है ग्लास का जार, मतलब कि कह सकते हो जार है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कोई भी आपके पास ग्लास का कोई इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कह सकते हो ग्लास की कटोरी है, वट कुछ भी है ग्लास का बना हुआ है। अब क्या हुआ, वो आपके हाथों से अचानक से फिसल गया, ठीक है, और वो गिर गया। अब सिंपल सी बात है भाई, ग्लास अगर आपके हाथों से फिसलेगा गिरेगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक हो गया। आप तुरंत ही क्या बोलोगे, आप तुरंत ही बोलोगे कि यार ये ग्लास मुझसे गलती से टूट गया है ना, और मेरा कोई इंटेंशन थोड़ी था इसको ब्रेक करने का। यू डोंट इवन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कुड नॉट हैंडल इट प्रॉपरली एंड ग्लास स्लिप। आप यहाँ पे ये भी नहीं बोलते हो कि अरे हाँ हो चल मेरी ही गलती है, मैंने इसको ध्यान से नहीं पकड़ा, ठीक है, और ये मुझसे टूट गया, ऐसा नहीं बोलते। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस चीज़ को कभी नहीं बोलेंगे। एक इंसान के हाथ से अगर कुछ भी गलत हो जा रहा है, ठीक है, ग्लास, जैसे इस ग्लास वाले एग्जाम्पल को ही समझिए कि ग्लास टूटा और गिर गया, तो वो इंसान बहुत ही रेयरली होगा कि वो कहे कि अरे यार मैंने ढंग से पकड़ा ही नहीं, ठीक है, हो सकता है मैं अच्छे से पकड़ता तो नहीं गिरता, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये गलती से गिर गया। हम लोग अपनी इंटेंशन को ही देखेंगे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। हम लोग ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हाँ यार कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी एबिलिटी ही ना हो, है ना, मेरी एबिलिटी थोड़ा इसको अच्छे से पकड़ने की नहीं थी उस टाइम, ये चीज़ हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन नाउ इफ द सेम ग्लास जार स्लिप्स फ्रॉम समवन एल्स हैंड, यू मे से यू ब्रोक द ग्लास। और जबकि वही ग्लास अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि दूसरे के हाथ से गिर गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या होगा भाई, वो हम लोग हो सकता है तुरंत बोले कि यार तुमने तो ग्लास ही गिरा दिया, ये कौन सी बात है ना, और बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो तुम, इतना काम भी नहीं हो सकता, एक ग्लास को पकड़ के भी नहीं ढंग से चल सकते हो। हम लोग तुरंत जो है दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग वहाँ पे नहीं बोलेंगे कि अरे यार कोई बात नहीं, तुम्हारी इंटेंशन थोड़ी थी, गलती से गिर गया होगा। ऐसा बहुत ही रेयरली होगा, ठीक है, कि आप लोग इस तरह बोलो। तो देखिए हो सकता है आप लोग बोलो भी। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, एक्चुअल में अपने आप से पूछ के बताइए कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है, कि क्या आप लोग अगर आपसे ग्लास गिरा, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपसे ग्लास गिरा तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरी गलती है और मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, या फिर मान लीजिए दूसरों से गिरा तो क्या आप लोग उसको मतलब कहोगे ऐसा कि हाँ आजकल वैसे आप लोग बहुत अच्छे ही हो, आप लोग हो सकता है उल्टा ही करो। तो अगर देखिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट की बात करें, बट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझने के लिए था और ह्यूमन वैल्यू भी एग्जाम में लिखने के लिए है, बाकी तो ह्यूमन वैल्यू आजकल है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझिएगा चीज़ों को। देखिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट की बात करें, अब देखिए जो ट्रस्ट है वो किस तरीके से डेवलप होता है, क्या स्टेजेस होती हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है बी कंसिस्टेंट इन अवर एक्शन, यानी कि देखिए दूसरों के लिए जो भी हमारे एफर्ट है, जो भी हमारा एक्शन है, उसके प्रति हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग भरोसा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कभी आपका दोस्त है तो एक बार आप लोगों ने मदद करी, तो ऐसा नहीं है कि जरूरत दोबारा उसको जरूरत पड़ रही है तो आप लोग ना करो, पीछे हट जाओ। आप लोग को जब भी उसको जरूरत हो तो आप लोग को हेल्प करनी है, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना अपने एक्शंस की तरफ। उसके बाद फेथ इन कॉम्पिटेंसीज, और हमें देखिए हमें जो है अपनी कह सकते हो अपनी जो है कैपेबिलिटी और दूसरों की भी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखना चाहिए, है ना। और उसके बाद डू नॉट कीप सीक्रेट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई भरोसा तो तभी होगा जब आप लोग यहाँ पे कोई भी सीक्रेट ना रखो एक दूसरे के बीच में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग को प्रिटेंड नहीं करना है, रियल रहना है। तो ये सभी चीज़ें जब होती हैं तब हमारे यहाँ पे ट्रस्ट यहाँ पे डेवलप होता है। तो ये था हमारे यहाँ पे ट्रस्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पेक्ट के बारे में। तो देखिए रिस्पेक्ट मतलब यहाँ पे सम्मान। अब रिस्पेक्ट क्या होता है, रिस्पेक्ट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन ऑफ समवंस वर्थ
राइट फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। तो देखिए रिस्पेक्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे दूसरे की वर्थ, ठीक है, कि उसकी क्या कह सकते हो एक औकात है, ठीक है, या फिर उसके क्या राइट्स हैं, ठीक है, कि वो क्या डिजर्व करता है, उसका क्या अधिकार है, उसकी फीलिंग्स और उसकी ओपिनियंस यानी उसके मत। तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, है ना, दूसरों की ये सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, हमें अच्छा लगता है और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, कि हमें उसकी वर्थ, हमें उसकी वैल्यू पता है। तो उन सभी जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं। Let's verify the following question on the basis of your natural acceptance. What is naturally acceptable to you? Feeling of respect or disrespect? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप लोग अपने आप से पूछोगे कि कोई आपकी इज्जत करे कि कोई आपकी बेइज्जती करे, आप लोगों को क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो सिंपल सी बात है, सबका आंसर ये होगा कि हाँ, मुझे अपनी रिस्पेक्ट ही अच्छी लगेगी। तो you will find that each of us has an acceptance for feeling of respect, यानी कि आप तुरंत यहाँ पे देखोगे कि सभी को यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है वही पसंद आता है। जस्ट एज वी डिजायर दिस द अदर ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द सेम। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमें अगर इज्जत पसंद है तो दूसरों को भी इज्जत पसंद है। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मुझे रिस्पेक्ट दे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खुद दूसरों को रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जैसे खुद के लिए चाहते हैं वैसे हमें दूसरे भी यहाँ पे रिस्पेक्ट चाहते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन। और देखिए रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है राइट इवैल्यूएशन, यानी कि दूसरों की सही पहचान करना, है ना। देखिए इस चीज़ को भी एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो आप लोग समझोगे। बट यूजुअली हाउ एवर वी मेक मिस्टेक्स इन अवर इवेल्युएशन इन द फॉलोइंग थ्री वेज। और लेकिन क्या होता है, देखिए रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग यहाँ पे किसी को उसकी जो एक्चुअल में वो है उस तरीके से उसकी पहचान करते हैं, है ना, उसको राइट इवेल्युएट करते हैं, उसको सही तरीके से पहचानते हैं, तो वो होता है राइट इवेल्युएशन। लेकिन देखिए ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे गलत तरीके से इवेल्युएट कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। और ये मिस्टेक क्या क्या होती है कि या तो हम थोड़ा सा ओवर इवेल्युएट कर देते हैं, यानी जितनी उनकी वर्थ है, ठीक है, उससे बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं, या तो अंडर इवेल्युएट कर देते हैं, यानी कि जितना वो डिजर्व करते हैं उससे मतलब कि उनकी थोड़ी बेइज्जती वगैरह करने लगते हैं, या तो अदरवाइज यानी कि एक्चुअल में जो वो है उससे कुछ अलग ही उनको यहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, ठीक है, अब आप उसको बास्केटबॉल प्लेयर बनाने लगो तो वो हो गया अदरवाइज, है ना, कि कुछ अलग ही इवेल्युएट करने लगो। जैसे इसको एग्जांपल समझिए, ओवर इवेल्युएशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, एक मीडियोकर स्टूडेंट है, उसकी कभी बैक वगैरह भी नहीं लगती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टॉप वगैरह कर दे रहा है। अब मान लीजिए कोई उसको बहुत ज़्यादा जो है ओवर इवेलुएट कर दे कि अरे भाई तू ही तो टॉपर है अब की बार, ठीक है, तूने तो सबको पीछे कर दिया और तू ही तो ये है वो है, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ठीक है मेरी अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं बट थोड़ा सा उतना भी नहीं कि टॉप वगैरह हो। और अंडर इवेल्यूशन का मतलब कि मान लीजिए वो पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन अरे यार तुम्हें नहीं पता फॉर्मेसी है, बैक तो लगेगी, ठीक है, बैक से नहीं बच सकते भाई, उसका कोई चांस ही नहीं है, तो वो हो गया अंडर इवेल्युएशन, है ना, कि मतलब आप लोग उसको थोड़ा सा डिफेम कर रहे हो या फिर कह सकते हो उसका कॉन्फ्रेंस लो कर रहे हो। और अदरवाइज वैल्यूएशन कि मतलब मान लीजिए कि कोई वही बात है कि मान लीजिए कि कोई मैथ में बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई तेरी बायो बहुत अच्छी है, या फिर कोई बायो में बहुत अच्छा है, अगर मैथ बहुत अच्छी है, मतलब कि कुछ अलग टाइप से इवेलुएट कर दे रहे हो, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे राइट इवेल्युएशन अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए वही है कि वो पढ़ने में ठीक ठाक है, तो हम लोग अगर उसको अच्छे से इवेल्युएट करेंगे कि हाँ भाई तू बहुत सही है, ठीक है, तेरे पढ़ने में अच्छे नंबर आते हैं और बाकी फील्ड में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप होता है। और ओवर इवेल्युएशन यानी कि देखिए ओवर इवेल्युएशन से क्या होता है, ईगो बिल्ड हो जाता है। जैसे कि अब वो पढ़ने में ठीक ठाक है, अब आप लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा दोगे, ठीक है, तो उसको ईगो आ जाएगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं बहुत वो हूँ, ठीक है ना। और अदरवाइज या फिर देखिए अदरवाइज या फिर अंडर, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में यहाँ पे डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, कि मतलब जो वो है उससे कुछ अलगे हटके ही या फिर उससे बहुत कम उसकी अगर वर्थ हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे डिप्रेशन में हो सकता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे समझा अपने रिस्पेक्ट को, ठीक है, और अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे देखिए इसका नाम से ही समझे तो डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंशिएट करना किसी पार्टिकुलर बेसिस पे, है ना। जैसे कि देखिए होता क्या है कि हमें लोगों को उनकी सेल्फ पे इवेलुएट करना चाहिए, है ना, हमें उनकी मटेरियलिस्टिक नीड या फिर उनकी बॉडी पे उनको इवेलुएट नहीं करना चाहिए, हमें उनके अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर उसकी क्या वर्थ है, ठीक है, उसका सेल्फ कितना वर्दी है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि मतलब लोगों को उनकी ऊपरी कह सकते हो हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक थिंग से ज़्यादा जज करने लगते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन रिफर्स टू रिकॉग्नाइजिंग एंड गिविंग रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सटर्नल वैल्यू, यानी कि देखिए उस पर्सन की कुछ एक्सटर्नल वैल्यू, यानी कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, ठीक है, तो हम लोग उस अधिकारी को उसके अधिकारी लेवल पर रिस्पेक्ट देने लगे, या फिर कोई बहुत अमीर है तो उसको पैसों की वजह से रिस्पेक्ट देने लगे, या फिर कोई मान लीजिए जैसे आजकल मतलब ये भी है रेसिज्म है, ठीक है, कि कोई बहुत ज़्यादा
फेयर स्किन है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगे, या फिर कोई दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है उसकी वजह से, तो वो देखिए वो सब क्या है, वो उसकी एक्सटर्नल वैल्यू है ना, उसकी सूल से उसका लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग उसकी बेसिस पे, ठीक है, किसी पार्टिकुलर बेसिस पे हम लोग जो है जब रिस्पेक्ट देने लगते हैं, ठीक है, लोगों को स्पेशल, समझ रहे हो ना, स्पेशल रिस्पेक्ट जब हम लोग देने लगते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और देखिए इसमें होता क्या है, देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो चलिए आप किसी को किसी स्पेशल रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग फेयर स्किन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फेयर स्किन को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे वहीं पे हम लोग जो है थोड़ा सा डार्क स्किन को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं नहीं पसंद करते हैं, और या फिर थोड़ा सा उसको ह्यूमिलेट करने लगते हैं, है ना। और या फिर जो है कह सकते हो जब हम लोग बहुत बड़े अधिकारी की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, जो छोटे मोटे जॉब वाले होते हैं, है ना, जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, उनको बिल्कुल भी इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, है ना। तो ये होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे किसी पार्टिकुलर बेसिस पे किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, तो उसी का जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग यहाँ पे ना चाहते हुए भी डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, है ना। जैसे अमीरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जब देंगे तो होता क्या है कि गरीबों को कोई इज्जत नहीं देता है। तो इस वजह से क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट बिल्ड होती है। देखिए डिफरेंशिएशन इज नॉट अ बैड थिंग, जैसे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चलिए आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, भले किसी किसी पार्टिकुलर वैल्यू भी दे रहे हो, तो वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इवेंचुअली इसकी वजह से क्या होता है, ये अदर्स यानी कि दूसरे लोगों की डिसरिस्पेक्ट होने लगती है इसमें। जैसे अगर आप किसी की फेयर स्किन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वहीं पे जो है डार्क स्किन की डिसरिस्पेक्ट होने लगती है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्सेशन का होता है, ठीक है, इतना कुछ है नहीं, बट वो इंडिया में थोड़ा सा है। बट वी आर डिफरेंशिएटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फैसिलिटीज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है ये किस किस बेसिस पे होता है, ये 3 बेसिस पे होता है। इसका पहला बेसिस आता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी। अब देखिए बॉडी में यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिए, जैसे क्या होता है कि बॉडी में सबसे पहला आ जाता है सेक्स आ जाता है, ठीक है, फिर एज आ जाता है, फिर रेस, और उसके बाद हमारा यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए जैसे सेक्स की बात करें, इसको देखिए, इसको आप लोग समझ लीजिए, और अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे सेक्स की बात करें तो मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, तो मतलब फीमेल को आजकल कुछ ज़्यादा अटेंशन हम लोग देने लगते हैं, है ना, और वहीं पे मेल्स की कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। या फिर इसका उल्टा भी होता है, जैसे कोई गांव वगैरह में आप जाओ तो वहाँ पे फीमेल्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो वहाँ पे एक मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर जेंडर के बेसिस पे हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद एज, देखिए ऐसा बोला जाता है ना कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बड़ों का सम्मान तो छोटों को आप कुछ भी बोलो, भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो छोटों का भी करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे कोई छोटा है हमसे एज में तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते घूमें। और रेस, देखिए रेस का मतलब कि मतलब रेसिज्म आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है, रेसिज्म बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है, काले गोरे का हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे जातिवाद होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें भी रेसिज्म के बेसिस पे अगर आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो चीज़ भी गलत है। और फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि देखिए मान लीजिए कोई किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग यहाँ पे उसको ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देने लगे, और किसी की नहीं उतनी अच्छी है तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। और उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी की बात करें तो वेल्थ, देखिए मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो हम लोग यहाँ पे उसको कुछ अलग ही एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये होता ही है ना, ये सब आपको पता है कितना होता है, हमारे इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही होता है ये सब चीज़ें। और कुल मिला के देखिए भाई ये कि इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा रोकना चाहिए, बट खैर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तो वेल्थ का मतलब वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे किसी को पार्टिकुलर मतलब उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे उसके पैसों पे। और पोस्ट, जैसे कि आपको पता ही है कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बड़े बड़े अधिकारी लेवल के होते हैं, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसकी कुछ हम लोग हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, चलिए वो अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे मान लीजिए कोई ड्राइवर है, ठीक है, और किसी बहुत छोटी पोस्ट पे, तो उसको उसको हम लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना। कोई वॉचमैन है तो उसको हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, कोई सेल्समैन है उसको हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, है ना, कोई हमारा सर्वेंट है उसको हम लोग बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। और देखिए बिलीव्स की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती है, एक आ जाता है इस्म, एक आ जाता है सेक्ट्स। तो देखिए इज्म्स और सेक्ट्स का थोड़ा सा मतलब समझेगा। देखिए इज्म का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिर बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करने वाले को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट दें जो आपको पसंद हो, है ना। जैसे इज्म आप लोगों ने बहुत सारे, जैसे मान लीजिए रिलीजन में बात करें तो हिंदुइज्म हो गया, है ना। तो मान लीजिए आपका रिलीजन हिंदू है, ठीक है, और दूसरे का भी रिलीजन हिंदू है, तो आप लोग यहाँ पे उसको तो सपोर्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए किसी का नहीं है, ठीक है, कोई दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है, तो उसको आप लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। या फिर जैसे फेमिनिज्म हो गया, फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाली लेडीज को मान लीजिए लड़कियां रिस्पेक्ट दे रही हैं, ठीक है, और नहीं देने वाले को नहीं दे रही, मतलब इस तरीके समझ रहे हो ना कि
किसी पार्टिकुलर रिलीजन या फिर किसी पार्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करने वाले को आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हो जो आपको पसंद है, और जो उसके अगेंस्ट में है उसको आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो क्योंकि वो आपको नहीं पसंद है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर एक ओपिनियन को यहाँ पे कह सकते हो वैल्यू देनी चाहिए, फिर सम्मान करना चाहिए। और देखिए सेक्ट्स का मतलब होता है कि देखिए ये यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे एक हो गया हिंदुइज्म, और जैसे हिंदू रिलीजन में भी यहाँ पे आप अंदर आइए, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग जैसे हमारा एक मान लीजिए ब्राह्मण हो गए, ठीक है, और यहाँ पे क्षत्रिय हो गए, तो यहाँ पे फिर उसमें भी बहुत सारे कास्ट बेस्ड सिस्टम है ना। तो अब उसमें भी मान लीजिए कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मतलब अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग कास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय कि यहाँ पे आप ये समझिए कि सब लोग एक ही हैं, है ना। वहाँ पे ना हमें रिलीजन के बेसिस पे ना तो हमें कास्ट के बेसिस पे, इन दोनों बेसिस पे हमें यहाँ पे जो है कह सकते हो डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, जो कि एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट क्या होता है, रिस्पेक्ट हमें यहाँ पे लोगों को सेल्फ पे करनी चाहिए, है ना, उनके पोस्ट पे या फिर उनकी बाहरी दिखावे पे नहीं करनी चाहिए, या फिर उनका जो एक्सटर्नल कह सकते हो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे या फिर जो भी उनकी एक्सटर्नल चीज़ें उन पे नहीं करना चाहिए, उनकी बॉडी के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सेल्फ के बेसिस पे करना चाहिए कि वो अंदर से उसकी क्या वर्थ है, उसके बेसिस पे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और देखिए फिर हमारा एक थर्ड जो हमारा इसके अंदर वैल्यू सिस्टम आता है, देखिए अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में तो देख रहे हैं वैल्यूज इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, लेकिन इन वैल्यूज में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रस्ट देखा, फिर हम लोगों ने रिस्पेक्ट देखी, है ना, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देखा, कह सकते हो जो है हमारा कॉन्फिडेंस और इंटेंस में, जो कि हमारा ट्रस्ट के अंदर ही आता है, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और रिस्पेक्ट में भी डिफरेंस देख लिया। और उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे बाकी वैल्यूज थी, जैसे कि आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग सिलेबस को समझते हुए चलो। देखिए हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो ये सारे हमारे वैल्यूज़ थी, क्या थी, ये हमारी वैल्यूज़ थी ह्यूमन रिलेशनशिप में। तो इसमें हम लोगों ने ट्रस्ट देखा, रिस्पेक्ट देखी, अब हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ों को देखेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाली है ना, ये हमारी 2 मार्क्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है हमें। तो फिर थर्ड हमारा आता है इसके अंदर अफेक्शन। अब देखिए अफेक्शन का मतलब क्या होता है, अफेक्शन मतलब स्नेह या फिर कह सकते हो लगाव, है ना, जब हमें किसी से लगाव हो जाता है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अफेक्शन। तो देखिए अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर, यानी कि देखिए लगाव मतलब क्या होता है कि जब आप लोग यहाँ पे किसी से फील करते हो कि वो आपसे रिलेटेड है ना, आपसे कुछ जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे आप अपने मान लीजिए आप अपने घर में कुत्ते वगैरह पालते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपको लगाव हो जाता है ना। और आपको अपने घर वालों से, देखिए लगाव तो हमें अपने जो भी हमारे कह सकते हो हमारा दोस्त होता है, हमारे लव्ड वंस होते हैं, उन सभी से हमें लगाव होता है ना। अफेक्शन कम्स व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट वी बोथ वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी एंड बोथ ऑफ अस आर सिमिलर। और देखिए ये लगाव ज़्यादातर तभी होता है जब हमें दोनों तरफ से होता है ना, कि हाँ जो है मैं भी इसके लिए अच्छा चाहता हूँ और सामने वाला भी मुझे खुश रखना चाहता है। जब ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं तो हमें लगाव होता है। अफेक्शन इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फीलिंग दैट द अदर इज रिलेटेड टू मी। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, अफेक्शन का मतलब कि जो सामने वाला है वो भी मुझसे रिलेटेड है। जब हमें ये फील होता है तभी हमें लगाव होता है ना, कि हमें थोड़ा सा ये मुझसे जुड़ी हुई चीज़ है। देखिए जब आपको थोड़ा सा एहसास होता है ना कि आपसे कोई जुड़ी हुई चीज़ है तभी आपको उससे लगाव होता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको किसी के लिए भी अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा बुरा लगता है वॉटेवर, तो वो आपको लगता है इसीलिए क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है। जब जिस दिन आपको ये लगना बंद हो जाता है कि अब ये आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, उस दिन उसके साथ बुरा भी हो अच्छा भी हो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इट कम्स नेचुरली वंस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ रिलेशनशिप। और देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है तो उसमें जब हमारा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद अपने आप ही लगाव होने लगता है भाई। जैसे जब हमें किसी पे भरोसा हो जाता है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि वो भी हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, हम भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे होती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उस इंसान से या फिर उस चीज़ से हमें लगाव होने लगता है। अफेक्शन फोस्टर्स इमोशनल बॉन्ड्स एंड प्रमोट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए फोस्टर्स का मतलब होता है कह सकते हो स्ट्रांग बनाना या फिर कह सकते हो प्रमोट करना, है ना। तो देखिए अफेक्शन क्या करता है, हमारे इमोशनल बॉन्ड को और ज़्यादा कह सकते हो स्ट्रेंथन करता है ना, और ज़्यादा मजबूत करता है, उनको एनरिच करता है, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को प्रमोट करता है, ट्रस्ट को प्रमोट करता है, और हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। जैसे किसी से भाई कोई हमसे लगाव करता है या फिर हमें किसी से लगाव हो तो उसको क्या होगा, हमें मतलब हमें उसके पास या फिर उसको हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी फील होगी कि हाँ ये मेरी परवाह करता है, मेरी इसको मुझसे लगाव है। और फिर हमारा फोर्थ वैल्यू आ जाती है केयर। अब देखिए केयर क्या होता है भाई, केयर हमारा अफेक्शन के बाद आता है। जैसे जब हमें किसी से लगाव होता है तो हम लोग यहाँ पे उसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे आप अपने घर में जैसे मान लीजिए एक आपका कोई पेट है, तो आपको जब उससे लगाव धीरे धीरे क्या होता है भाई, उसको आपको उससे लगाव होता है तो आप उसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। या फिर जो भी आपका लव्ड वंस होते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ही होते हैं तो आप लोग उनकी केयर करना स्टार्ट करते हो जब आपको उनसे लगाव हो जाता है।
द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अवर रिलेटिव। और देखिए इसमें क्या होता है, नर्चर मतलब कि पोषण देना है ना, और अपने रिलेटिव की बॉडी को कह सकते हो प्रोटेक्ट करना, यही होता है केयर करना। केयर इज द नेचुरल आउटकम ऑफ द फीलिंग ऑफ अफेक्शन। और ये क्या होता है भाई, जब हमें किसी से लगाव होता है तो उसका नेचुरल आउटकम होता है केयर। इट इन्वॉल्व्स एक्शन लाइक हेल्पिंग अदर्स इन नीड, लिसनिंग टू अ फ्रेंड और लुकिंग आफ्टर अ फैमिली मेंबर। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कोई भी हमारा जान पहचान वाला अगर उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हेल्प करना, और अपने दोस्तों को मतलब कि सुनना है ना, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम सुनना, और यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें हमारी केयर में आ जाती हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है गाइडेंस। देखिए गाइडेंस, अब देखिए ये सब हिंदी में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे गाइडेंस का मतलब वात्सल्य। तो देखिए गाइडेंस इज द फीलिंग ऑफ एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव। देखिए इसमें क्या होता है भाई, गाइडेंस का मतलब होता है कि जैसे भाई गाइडेंस मतलब गाइड करना। जैसे आपको आपका कोई जूनियर है, या फिर या आपसे आपके घर में आपका छोटा भाई है मान लीजिए, तो आप उसको गाइड करते हो, है ना, या फिर आपके मम्मी पापा हैं तो वो आपको गाइड करते हैं, है ना, आपका जो भी आपके शुभ चिंतक होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको ये कैसे चीज़ें करनी चाहिए, आपको गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको सही चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी इट रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड एडवाइस, it refers to the principles and advice that help individuals determine what is right and wrong, shaping their decision and action। और देखिए ये हमारी वो प्रिंसिपल्स और एडवाइस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं भाई, जैसे कोई बड़ा हमें अगर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें सही गलत की पहचान होती है, और हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे डिसीजन और एक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे अच्छे से शेप कर पाते हैं, यानी कि अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और अच्छे एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, जो कि हमारी लाइफ में आगे चल के हमें हेल्प करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेवरेंस। देखिए रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। देखिए श्रद्धा थोड़ा सा समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि रेवरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के अंदर कोई किसी के अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, कोई एक्सीलेंस है, तो उसको पहचान के उसको रिस्पेक्ट करना, या फिर उसको कह सकते हो एक, है ना, एक रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना, वो होता है हमारे यहाँ पे श्रद्धा। देखिए एक और टर्म अभी आएगा तो उसमें डिफरेंस आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस भी समझते हुए चलिएगा। देखिए द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर इज कॉल्ड रेवरेंस। यानी कि किसी के अंदर अगर कोई एक्सीलेंस वाली फीलिंग है, यानी मान लीजिए जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो आप लोग उसको एडमायर कर रहे हो, तो वो हो गया रेवरेंस। रेवरेंस मीनिंग हैविंग डीप रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समवन, यानी कि किसी के लिए हमारा बहुत ही डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन होना। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ पीपल एंड टेलिंग देम विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोगों की वर्थ, यानी कि उनकी कह सकते हो जो हैसियत होती है, उनकी एक गरिमा डिग्निटी है ना, उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उनको ऑनर या फिर ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो हो जाता है रेवरेंस। और फिर नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है ग्लोरी। अब देखिए ग्लोरी और रेवरेंस में थोड़ा मतलब डिफरेंस समझेगा कि ग्लोरी में क्या होता है। ग्लोरी रिफर्स टू द रिकग्निशन एंड एडमायरेशन समवन रिसीव्स फॉर देयर अचीवमेंट्स, नोबल एक्शंस और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई है, ठीक है, अब उसने यहाँ पे कोई बहुत ही अच्छे एक्शन परफॉर्म किए हैं, या फिर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको रिकग्नाइज, उसको जो है जब पहचान के उसको एडमायर किया जाता है, तो वो हो जाता है ग्लोरी। यानी कि देखिए जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो आप उसको यहाँ पे जो रिस्पेक्ट दे रहे हो वो हो गया रेफरेंस। और अगर उसके लिए आप उसको कोई, मान लीजिए उसने कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हो, आप लोगों ने कोई पुरस्कार दिया उसको, है ना, कोई ट्रॉफी दे दी, तो वो हो गया ग्लोरी। यानी कि उसको आप लोगों ने एक गौरव दिया, एक गौरव प्रोवाइड किया, उसको आप लोगों ने कह सकते हो मतलब कि सम्मानित किया, है ना। इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनर्ड एंड सेलिब्रेटेड फॉर डूइंग समथिंग गुड एंड इंस्पायरिंग। यानी कि जब कोई बहुत ही अच्छा काम करता है, इंस्पायरिंग काम करता है, तो उसको यहाँ पे जब ऑनर किया जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लोरी। और फिर आता है हमारे यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता, ठीक है, कृतज्ञ या फिर कह सकते हो, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, ग्रेटिट्यूड मीन्स बीइंग थैंकफुल एंड अप्रिशिएटिंग द काइंडनेस, हेल्प और बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स और लाइफ इटसेल्फ। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ग्रेटिट्यूड मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मतलब मान लीजिए किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है, या फिर आपको बहुत अच्छी लाइफ मिली हुई है। जैसे भाई बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत लोग बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं ना, उनके मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, या फिर उनके पास ऑलरेडी इतना कुछ होता है कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर देखिए आपके पास कुछ नहीं भी है, आपके मान लीजिए आप इतने अच्छे घर में नहीं पैदा हो, बट अगर आपकी बॉडी सही है, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड आपके अंदर इसीलिए होना चाहिए कि अगर आप चल फिर पा रहे हो ना, अगर आपकी बॉडी ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को कभी इस चीज़ को रियलाइज़ करना हो, एक बार आप हॉस्पिटल जाके देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप फिट हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। बाकी देखिए वही चीज़ है कि मान लीजिए लाइफ की वजह से ही, मतलब लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से भी आपको ग्रेटिट्यूड फील हो सकता है, और अगर किसी दूसरे ने आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा काम किया तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड आपको फील हो सकता है।
इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग गुड थिंग बोथ बिग एंड स्मॉल। और देखिए इसमें क्या होता है कि अच्छी बड़ी और छोटी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी किसी ने हमारे लिए की है, फिर हमको जो है भगवान से ही मिली है, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके वैल्यू करना चाहिए। वही हमारा होता है ग्रेटिट्यूड। इट इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड द एफर्ट फॉर योर एक्सेलेंस। यानी कि देखिए, अगर आपकी एक्सेलेंस यानी कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी ने कोई एफर्ट किया है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको यहाँ पे एडमायर करना, वही होता है हमारे यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, है ना, कि आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो। देखिए समझ ही रहे हो आप लोग, ये कोई नया टर्म थोड़ी है। और फिर फाइनली हमारा आता है लव। अब देखिए लव क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये लव ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल टर्म में डिस्क्राइब किया गया है। वैसे लव देखिए, लव एक होता है लव कि आप किसी पार्टिकुलर इंसान से लव कर रहे हो, है ना, वो मम्मी पापा भी हो सकते हैं, वो आपका भाई बहन भी हो सकता है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपका एक्चुअल लव भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, ठीक है, वट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लव को ना किसी पार्टिकुलर पर्सन से ना रिलेट करके एक फीलिंग की तरह यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि लव होता है कि फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरीवन। यानी कि देखिए लव यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि जब आप सबसे जुड़ा हुआ महसूस करते हो, यानी कि आपको लगता है कि पूरा, कि हाँ सब मेरे अपने ही हैं, है ना। जब आपको लगता है कि जैसे एक वर्ड होता है कि सब में भगवान है ना, सब में भगवान को देखना चाहिए। तो जब एक्चुअल में आप उस तरीके से देखना चालू कर देते हो कि हाँ सामने वाले में भी मेरे भगवान हैं, वॉट एवर, इस तरह की जब आप चीज़ें एक स्पिरिचुअल लेवल पे जब आप जाके देखने लगते हो कि ये सब मतलब मेरे भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ होती है लव, है ना, कि आप सबसे जुड़ा हुआ महसूस करते हो क्योंकि सब आपको पता है सब में मेरे भगवान है ना। ये चीज़ थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल टर्म में डिस्क्राइब किया गया है। इट स्टार्ट फ्रॉम अफेक्शन वेन वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। यानी कि देखिए इफ दिस फीलिंग एक्सपैंड्स एंड इंक्लूड्स ऑल, इट इज फीलिंग ऑफ लव। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा अफेक्शन से स्टार्ट होता है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर, यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ना, कि अफेक्शन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। अब यही अफेक्शन क्या होता है, यही लगाव जब हमारा बढ़ जाता है और यहाँ पे हमें सबसे हो जाता है, यानी कि देखिए जब हमें सब में लगाव हो जाता है। अब देखिए ये बातें कहने के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, सबसे लगाव होना भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मान लीजिए हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा आप बुकिश लैंग्वेज हम लोग देखते हैं कि जब हमें सबसे लगाव हो जाता है कि हाँ सब मेरे अपने हैं, सबके लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, तो वो हमारा होता है लव। तो वही चीज़ है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लव को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। वी बिगिन विद द फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड वी कंप्लीट इट विद द फीलिंग ऑफ लव। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अफेक्शन से, है ना, और यहाँ पे ख़त्म करते हैं लव पे। यानी कि पहले हमें किसी से लगाव होता है और फिर धीरे धीरे हमें उससे पूरा प्यार हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट वैल्यू। और देखिए इसीलिए यहाँ पे लव को यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लव इज अ डीप फीलिंग ऑफ केयर एंड कनेक्शन टुवर्ड्स अदर। और इसमें देखिए क्या होता है कि हमें किसी के प्रति, अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लव को एक पार्टिकुलर पर्सन की तरफ देखते हैं कि पार्टिकुलर पर्सन से मान लीजिए अगर हमें किसी से लव हो रहा है तो उसके लिए हमें बहुत ही डीप फीलिंग ऑफ केयर और कनेक्शन फील होती है। इट मीन्स वांटिंग द बेस्ट फॉर समवन, बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग देम। यानी इसमें देखिए लव में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे किसी के लिए बेस्ट चाहते हैं, कि हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा हो, उसके साथ हम लोग काइंड रहते हैं, उसको समझते हैं। और ये कब होता है, जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। अब देखिए और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लव के अंदर देखिए क्या होता है, लव इंक्लूड्स बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि किसी के साथ हमें ईमानदार रहना है, उसको उसके ऊपर भरोसा करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। ये सभी चीज़ें हमारी लव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ लव है या फिर वॉट एवर है, तो ये सब चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हमें उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हेन वी प्रैक्टिस लव फुली इट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, मेकिंग एवरीवन फील वैल्यूड एंड हैप्पी। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे जब लव को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें यहाँ पे सबके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। अब देखिए अगर हम लोग कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें कि लव के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए, तो सबसे पहले अनकंडीशनल केयर, यानी कि सबसे पहली बात केयर होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशनल है कि हम आपकी कर रहे हैं तो आप मेरी करो ही। हालांकि होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए, बट फिर भी आपके अंदर एक अनकंडीशनल केयर होनी चाहिए। अगेन इट्स ऑल बुकिश लैंग्वेज, तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझते रहिएगा। हमें उसके प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए, है ना, जब भी अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो उसके प्रति हमें थोड़ा सा एक सहानुभूति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और फिर रिस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, है ना, अपने बारे में नहीं बल्कि हमें सामने वाले इंसान के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लव के अंदर होनी चाहिए। और ये थी हमारे यहाँ पे जो भी सारी हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ को यहाँ पे देखा। तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने हार्मनी को देखा, तो हार्मनी के लिए हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पे ध्यान देना पड़ता है, उसको हम लोगों ने देखा। ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें हमारा इसी से जुड़ी हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा वो हार्मनी इन द फैमिली का ही पार्ट थी। और उसके बाद हम लोगों ने न्याय और प्रोग्राम, इस न्याय को भी देख लिया। न्याय मतलब कि अच्छा इसको हमें देखना है, सॉरी इसको हमें देखना है, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ है। और उसके बाद ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इन सबको देख लिया। विश्वास यानी विश्वास मतलब वही ट्रस्ट, इसको भी देख लिया। इंटेंशन
कॉम्पिटेंस में डिफरेंस भी देख लिया, उसके बाद हम सम्मान देख लिया, डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि हमारा यहाँ पे मीनिंग ऑफ न्याय एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट टू इंश्योर उभय तृप्ति। तो अब हम लोग यहाँ पे न्याय मतलब कि हमारा जस्टिस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जस्टिस या फिर न्याय की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा कोर्ट वाला जस्टिस की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे जस्टिस का मतलब है कि एंश्योरिंग एवरी वंस नीड्स आर मेट फेयरली। यानी कि देखिए जस्टिस का मतलब यहाँ पे सभी की ज़रूरतें यहाँ पे हम लोग फेयरली पूरी हो रही हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। अब जो टीचर है ना, उस टीचर को उन सारे बच्चों पे इक्वली फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उस पर टीचर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो उतना पढ़ने में नहीं अच्छा है उस पर टीचर फोकस नहीं कर रहे, तो वो उसके साथ एक अन्याय हो रहा है ना, वो यहाँ पे उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए माँ बाप ही हैं, तो उनके जितने लड़के हैं, जैसे मान लीजिए एक लड़का है उनकी एक लड़की है, तो दोनों को बराबर चीज़ें मम्मी पापा को माँ बाप को पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा लड़कों के प्रति कुछ ज़्यादा होता है, लड़कियों से थोड़ा कम होता है, तो लड़कों को यहाँ पे सब चीज़ें ला के दे रहे हैं या फिर उनको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं और लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, है ना। तो हालांकि अब ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं, बट हाँ जहाँ कुछ कुछ फैमिलीज में अभी भी ऐसा होता है, तो वो वहाँ पे जस्टिस जस्टिस जो है वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इक्वली सबकी नीड्स यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स न्याय मीन्स मेकिंग श्योर। अब देखिए ह्यूमन रिलेशनशिप में न्याय मतलब क्या होता है कि देयर इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ पे फेयरनेस है एक्शन में, है ना, कि जो भी एक्शन आप लोग परफॉर्म कर रहे हो वो फेयर है, वो सही है, मतलब वो गलत नहीं है। उसके बाद एवरी वन इज इक्वली सेटिस्फाइड, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में रिश्ता है तो दोनों यहाँ पे इक्वली सेटिस्फाइड है, तो वो यहाँ पे होता है जस्टिस। जैसे हस्बैंड वाइफ में मान लीजिए तो वाइफ की सारी ज़रूरतें जब यहाँ पे पूरी हो पा रही है, हस्बैंड पूरी कर पा रहा है, तो वो यहाँ पे जस्टिस हो पा रहा है, ठीक है। और उसकी उसी तरीके से एक वाइफ का जो भी एक कर्तव्य है, ठीक है, वॉट तो मतलब यहाँ पे जस्टिस का मतलब ये होता है कि आपके जो भी कर्तव्य हैं दूसरों की तरफ वो आप पूरे कर रहे हो, है ना, उनको उनकी ज़रूरतें यहाँ पे मीट हो पा रही हैं, तो वो वही होता है जस्टिस इन अ वर्क प्लेस। अब देखिए एक वर्क प्लेस की बात करें, मान लीजिए कोई काम, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो न्याय इंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉयज गेट फेयर अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्निशन एंड आर ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली। तो देखिए जस्टिस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक वर्क प्लेस है, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो सभी को मिल रहा है ना, सभी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और सभी यहाँ पे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किए जा रहे हैं, तो वो होता है हमारे यहाँ पे जस्टिस। ना अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए एक जस्टिस के फुलफिलमेंट के लिए, तो 3 स्टेप होते हैं सिंपल से। एक होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, एक होता है राइट फीलिंग, और एक होता है थर्ड होता है राइट एक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग की बात करें, हैविंग क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर है, सॉरी यहाँ पे डियर नहीं है, क्लियर है। हैविंग क्लियर कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जब आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है ना, दो लोग बैठ के यहाँ पे उनके बीच में अगर कोई भी मतभेद है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर ले रहे हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। नोइंग द एक्सपेक्टेशंस एंड रोल ऑफ ईच पर्सन, यानी कि देखिए भाई हम लोग किसी की ज़रूरत कब पूरी करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अब मान लीजिए कोई आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रख रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप लोग कैसे उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करोगे। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को जानना चाहिए। जैसे आप ही हैं, तो आप मान लीजिए किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या वो आपको समझ रहा है, क्या वो आपको एक्सपेक्टेशन को पता भी है, कि पता चले आप लोग एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो वो बेचारे को पता ही नहीं है ना, फिर आप लोग बुरा मान जा रहे हो या फिर वॉट जो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि एक्सपेक्टेशन जो है पता होनी चाहिए, एंड रोल ऑफ ईच पर्सन, और यहाँ पे हर पर्सन को अपना रोल पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखिए अ मैनेजर क्लियरली डिफाइनिंग द रोल ऑफ टीम मेंबर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कोई टीम मेंबर है, ठीक है, तो उस टीम मेंबर का जो भी रोल है, जैसे एक टीम में बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, तो उस टीम में हर एक मेंबर का जो रोल होता है उसको क्लियरली डिफाइन करना, है ना, वो होता है राइट अंडरस्टैंडिंग। अब मान लीजिए उसका रोल क्लियरली ना डिफाइन किया जाए तो हो सकता है लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है लोगों को समझ में ना आए कि ये क्यों है, किस काम के लिए। तो वहाँ पे हर एक चीज़ को क्लियरली डिफाइन करना, ये होता है हमारे यहाँ पे, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और राइट फीलिंग्स, तो देखिए राइट फीलिंग्स की बात करें तो देखिए डेवलपिंग द राइट फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड लव। तो देखिए किसी भी रिश्ते में हमारी जो है यही सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, तो ये सारी राइट फीलिंग्स होनी चाहिए। एंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज केयर फॉर ईच अदर्स वेलबींग, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो दोनों पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मतलब जिन भी दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, उन दोनों यहाँ पे एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की वेलबींग के लिए यहाँ पे प्रे करते हैं। एग्जाम्पल की बात करो तो देखिए इन अ मैरिज पार्टनर शोइंग ट्रस्ट एंड केयर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, यानी कि देखिए मान लीजिए एक मैरिज है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए
अगर डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो जो भी पार्टनर है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए हस्बैंड का बुरा बुरा वक्त चल रहा है तो वाइफ सपोर्ट कर रही है, वाइफ का बुरा वक्त चल रहा है तो हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, तो वो होता है हमारे यहाँ पे राइट फीलिंग, है ना। और राइट एक्शन की बात करें तो राइट एक्शन देखिए, जब आप लोग के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट फीलिंग होगी, तो आप लोग यहाँ पे राइट एक्शन ले सकोगे, जो कि यहाँ पे फेयर होंगे, बेनिफिशियल होंगे दोनों के लिए। इफ अ टीम मेंबर इज स्ट्रगलिंग एट वर्क, ऑफरिंग हेल्प और एडजस्टिंग देयर वर्कलोड फेयरली, यानी कि ये इसका एग्जांपल हो सकता है कि जब आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझोगे, अच्छी एक टीम मेंबर के लिए आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट फीलिंग होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो मान लीजिए किसी स्ट्रगल में होगा तो आप लोग यहाँ पे अच्छा एक्शन ले पाओगे। और वो एक्शन क्या हो सकता है भाई, जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा है काम करने में, तो आप लोग उसका वर्कलोड या तो कम कर सकते हो या तो यहाँ पे एडजस्ट हेल्प कर सकते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो जाती हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है उभय तृप्ति। अब देखिए जब ये सारी चीज़ें हमारी फील हो जाती हैं, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट फीलिंग होती है, राइट एक्शन होता है, तो हमें यहाँ पे उभय तृप्ति मिलती है। उभय तृप्ति का मतलब होता है म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, यानी कि दोनों लोग यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। व्हेन बोथ इंडिविजुअल्स फील्स वैल्यूड, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टूड, उभय तृप्ति इज अचीव्ड। यानी कि देखिए वही चीज़ है कि हमारा भाई जब राइट फीलिंग होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे, तो जिससे क्या होगा, उभय तृप्ति हमारी मिलेगी, यानी म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन हमें देखने को मिलेगी। इट इज द, और देखिए ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है भाई, किसी भी रिलेशनशिप का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि भाई दोनों लोग सेटिस्फाई हो एक दूसरे से, एंश्योरिंग पीस एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पे शांति और खुशियां हो दोनों साइड से। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए टू फ्रेंड्स शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेज एंड सपोर्टिंग ईच अदर ड्यूरिंग टफ टाइम। यानी कि देखिए भाई दो दोस्त हैं, दोनों ने मान लीजिए कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं या फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कि हाँ भाई दोनों लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी दोस्ती में। बाकी देखिए न्याय इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फेयरनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा भाई जस्टिस क्या होता है, भाई जस्टिस हमारा बहुत जरूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। फेयरनेस यानी कि सच्चाई या फिर कह सकते हो अच्छी जो सही चीज़ें हैं, है ना, सही चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, और सेटिस्फैक्शन यानी कि सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए हमारे यहाँ पे न्याय बहुत जरूरी होता है। अब बैलेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग फीलिंग एंड एक्शन लीड टू एबिलिटी। और जब हमारे यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट फीलिंग होती है, राइट एक्शन होता है, यानी यही सब चीज़ें जब हमारी होती हैं, राइट फीलिंग, राइट एक्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग, तो हमें यहाँ पे उभय तृप्ति देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा हमारा जो है हार्मनी इन द फैमिली, है ना। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है कि फैमिली के अंदर मेन चीज़ क्या होती है भाई, रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए यहाँ तक सारा चीज़ें देख ली, हम लोगों ने हार्मनी इन द फैमिली में यहाँ तक सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग बात करेंगे हार्मनी इन द सोसाइटी के बारे में, जिसके अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए हार्मनी इन सोसाइटी की बात करो, सोसाइटी क्या होती है भाई, सोसाइटी हमारी फैमिली से ही तो मिलकर बनी होती है। यानी कि देखिए जैसे हार्मनी इन द सोसाइटी, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वॉचर हो, ठीक है, आप लोग देखते हो, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि गोकुल धाम सोसाइटी को हम लोग यहाँ पे एक हार्मनी इन द सोसाइटी बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे सभी के बीच में हार्मनी है। तो सोसाइटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी का मतलब यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे जब बहुत सारी फैमिली मिलती है तो एक सोसाइटी बनती है। तो जब सभी लोग, सारी फैमिली जब आपस में बहुत अच्छे से रहती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मनी इन द सोसाइटी। तो देखिए वी सॉ दैट फैमिली इज द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फैमिली है वो हमारी किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट होती है। द सोसाइटी इज नेक्स्ट लार्जर ऑर्डर। और देखिए सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लार्जर ऑर्डर होता है, यानी कि फैमिली के बाद हमारी सोसाइटी होती है, और सोसाइटी के बाद क्या होता है, हमारा वर्ल्ड होता है। यानी कि देखिए इसमें हमारे चार लेवल होते हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल से हमारा बनता है फैमिली, फैमिली से हमारी बनती है सोसाइटी, और सोसाइटी मिलके हमारा एक कह सकते हो हमारे यूनिवर्स बनाती हैं। सोसाइटी इज कम्पोज ऑफ मैनी फैमिलीज लिविंग टुगेदर मेकिंग कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर कॉमन गोल। यानी कि देखिए यहाँ पे वही चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे एक कॉमन गोल मतलब क्या होता है भाई, सुख, शांति, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के लिए जो एफर्ट करते हैं। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हार्मनी इन सोसाइटी देन देयर इज द फर्स्ट नीडेड हार्मनी इन द फैमिली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कोई अलग सी चीज़ थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी कि सोसाइटी कुछ अलग है ना। सोसाइटी में क्या है भाई, सोसाइटी मिलके बनी है किससे, सोसाइटी मिलके बनी है फैमिली से, है ना। और फैमिली किससे मिलके बनी है, फैमिली कोई अलग चीज़ है क्या, फैमिली मिलके बनी है इंडिविजुअल से, है ना। तो आप एक बात बताइए, अगर हमें सोसाइटी में हार्मनी चाहिए तो सबसे पहले हमें हार्मनी कहाँ चाहिए होगी, फैमिली में। और फैमिली में हार्मनी चाहिए तो सबसे पहले हमें कहाँ चाहिए होगी हार्मनी, अपने अंदर। भाई एक बात बताइए कि जब इंसान खुद ही से नहीं खुश होगा, खुद ही से नहीं हार्मनी फील करेगा, तो वो फैमिली में हार्मनी कैसे क्रिएट करेगा, उसके फैमिली में भी लड़ाई झगड़े होंगे। और जो इंसान फैमिली में लड़ाई झगड़े कर रहा है, ठीक है, जिस इंसान के फैमिली में ही चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, वो एक अच्छी सोसाइटी क्या ही बनाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोसाइटी की जो हार्मनी है वो हमारी यहाँ से ही शुरू होती है, कि सबसे सोसाइटी में हार्मनी होने के लिए हमारे फैमिली में हार्मनी होनी चाहिए, और फैमिली में हार्मनी होने के लिए हमारे अपने अंदर हार्मनी होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी हैं, कुछ खास नहीं है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए
हमारे अंदर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब इसी के अंदर आ जाता है कि देखिए हार्मनी, सोसाइटी में अगर हार्मनी चाहिए तो हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करना होता है, यानी कि कुछ जरूरी ह्यूमन गोल्स होते हैं, हमें उन पे फोकस करना होता है, तभी हमारी सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन होती है। और ये कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समाधान, दूसरा होता है समृद्धि, थर्ड होता है अभय और फोर्थ होता है सह अस्तित्व। अभी हिंदी में आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश में आप लोग देखिए, बहुत ईजी है। राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस और को एग्जिस्टेंस, ये चार हमारे ऐसे कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स होते हैं जिनको अचीव करके हम लोग यहाँ पे सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा कि फैमिली में हार्मनी कैसे क्रिएट होती है, तो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को समझने में, ठीक है। और वैल्यूज़ कौन कौन सी थी? लव, ट्रस्ट, ये सभी चीज़ हम लोगों ने जो देखी। और सोसाइटी में हार्मनी कैसे क्रिएट होती है? सोसाइटी में हार्मनी कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करके होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स होते हैं क्या होते हैं? कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स रिफर्स टू द एस्पायरेशंस दैट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज एम टू अचीव फॉर ओवरऑल वेल बीइंग एंड हार्मोनियस लिविंग। यानी ये वो गोल होते हैं जिनको यहाँ पे वो एस्पायरेशंस होते हैं, एस्पायरेशंस मतलब वो चाहते होती हैं, ठीक है, वो आकांक्षाएं होती हैं जो कि सोसाइटी यहाँ पे हर इंडिविजुअल और हर सोसाइटी यहाँ पे चाहती है, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे एक हार्मोनियस लिविंग हो। और देखिए दीज आर द गोल्स दैट इंश्योर्स हार्मनी, और यही गोल्स होते हैं जो कि हार्मनी इंश्योर करते हैं सोसाइटी में। और ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, जो कि होता है क्या? समाधान, है ना। देखिए सिलेबस में आप लोग को इस तरह दे रखा है। तो पहला होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, जो कि होता है समाधान। सेकंड होता है प्रॉस्पेरिटी, जो कि होता है समृद्धि। थर्ड होता है फियरलेसनेस, जो कि होता है हमारा अभय, यानी कि भय ना होना। और फोर्थ होता है को एग्जिस्टेंस, यानी कि सह अस्तित्व। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा कि ये चारों बिल्कुल ऑर्डर में काम करते हैं। जैसे जब हमारी इंडिविजुअल्स में राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, जब हमारे हर एक इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो क्या होता है भाई? उसकी वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी आती है। भाई देखिए, जब आप लोग को सही समझ होगी, आप लोग अपने अपने आप को सही से पहचानोगे तो आप अपने गोल्स को सही से पहचानोगे, आप अपना काम अच्छे से करोगे। जब आप अपना काम अच्छे से करोगे तो लाइफ में ग्रो करोगे, लाइफ में ग्रो करोगे तो अपना आपके पास जरूरत की सारी चीज़ें आएंगी, यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब सुख समृद्धि, यानी कि आप जरूरत की सारी चीज़ें ले पाओगे अपने लिए अच्छी कार ले पाओगे, अपने लिए अच्छा घर ले पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को अच्छे समझते हो। तो आप अपना काम अच्छे से करोगे, काम अच्छे से करोगे, पैसा अच्छे से आएगा, पैसा आएगा तो आप लोग प्रॉस्पेरस फील करोगे। और जब प्रॉस्पेरिटी होगी भाई, जब जरूरत की सारी चीज़ें होंगी तो हमारा क्या होगा? हर एक फैमिली यहाँ पे खुश रहेगी, है ना भाई। फैमिली मतलब क्या होता है भाई? फैमिली में जब सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ज़्यादातर आजकल ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं? पैसों की वजह से हो रहे हैं, है ना। जब किसी के पास ज़रूरत की चीज़ नहीं होती है तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा क्या होगा भाई? हमारा एक फियरलेसनेस होगा, यानी कि देखिए जब हमारा हर फैमिली में एक प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है, जब हमारे हर एक फैमिली के पास ज़रूरत की सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे देखिए किसी फैमिली को दूसरी फैमिली से कोई जलन नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, है ना, सब अपने में खुश होंगे। तो एक फियरलेसनेस होगा। देखिए फियर यहाँ पे ऐसा कोई डर से नहीं बोला जा रहा है। फियरलेसनेस का मतलब है कि हमें ऐसा नहीं होगा कि लोग हमारा बुरा चाहते हैं या फिर ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। जब हमारा ये देखिए, जब भाई सभी के पास ज़रूरत की सभी चीज़ें होंगी तो हम लोग दूसरों के लिए क्यों बुरा सोचेंगे? हमारे पास सब चीज़ें अच्छी आई हैं तो वहाँ पे फियरलेसनेस आएगी सोसाइटी में, क्योंकि फैमिली मिलकर सोसाइटी बनाती है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जब सब लोग एक को एग्जिस्ट मतलब फियरलेसनेस होगी, है ना, सबके पास सब चीज़ें होंगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमें एक को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी कि सब लोग साथ मिलकर रहेंगे और हमारा नेचर भी हमारा यहाँ पे अच्छे से, हम लोग यहाँ पे नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस में रहेंगे, यानी कि नेचर का भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हम लोग ये भी परवाह करेंगे कि जो है हम लोग साथ में रह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमें नेचर का भी ध्यान रखना है ना। ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक ही लेनी है। जैसे कि लकड़ियाँ हम लोग काट रहे हैं आजकल, तो लकड़ियाँ हमें उतनी ही काटनी है जितना हमें पेड़ भी लगाने, ठीक है। अगर हम लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पेड़ भी लगाएंगे, तो वो चीज़ है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों को और भी देखें तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि इट स्टैंड फॉर हैविंग क्लियरिटी अबाउट वन सेल्फ रिलेशनशिप एंड द वर्ल्ड टू मेक मीनिंगफुल डिसीजन। यानी कि देखिए जब हमें यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? कि जब हमें यहाँ पे अपने लिए सही समझ होती है, रिश्तों में सही समझ होती है, ठीक है, और वर्ल्ड में सही लोगों के प्रति समाज में सही समझ होती है, तो हम लोग यहाँ पे एक मीनिंगफुल डिसीजन ले पाते हैं। और उसके बाद देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, इन सबको हम लोगों ने बहुत डिटेल में अपनी यूनिट 2 में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, ठीक है, सॉरी यूनिट 1 में ही देखा हुआ है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा वहाँ से, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए प्रॉस्पेरिटी की बात करें, प्रॉस्पेरिटी मतलब आप लोग समझ रहे हो समृद्धि हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी भी देखा हुआ है, यूनिट 1 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है भाई? समृद्धि मतलब कि जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, हमारी फिजिकल फैसिलिटी, हमारा घर हो गया, हमारी कार हो गई, पैसा हो गया, है ना, सिंपली आप लोग पैसा बोल सकते हो, ताकि हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबली यहाँ पे रह सके, तो वो हो गया प्रॉस्पेरिटी। फियरलेसनेस तो देखिए मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे एक कह सकते हो म्यूचुअल
ट्रस्ट है ना, कि हमें अपने सभी पे भरोसा होता है और हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, तो हम लोग यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से रहते हैं। जैसे भाई हमारे आसपास जो भी सोसाइटी है, तो उनके साथ जब हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट में रहेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट में रहेंगे, तो हमें क्या होगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी, हमें अच्छा लगेगा। जैसे देखिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है ना। जैसे मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो उन सोसाइटी में आपकी एक कह सकते हो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप लोग रह रहे हो, ठीक है, और रात को आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई चोर ही आपके घर में घुस आता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो आप लोग कहाँ जाओगे, आप लोग अपने अगल बगल में ही जाओगे, है ना। तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे बगल वाले मुझे हेल्प करेंगे। और उसके बाद देखिए को एग्जिस्टेंस इन नेचर, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों में कह सकते हो हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, फियरलेसनेस होती है, तो हम लोग यहाँ पे नेचर के साथ भी को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली करते हैं। तो ये सारी हमारी हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, यानी कि देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग, और हमारा यहाँ पे कह सकते हो प्रॉस्पेरिटी और फियरलेसनेस और हमारा कोएग्जिस्टेंस, ये चार हमारे ऐसे ह्यूमन गोल्स होते हैं जिनको कह सकते हो अचीव करके हम लोग यहाँ पे सोसाइटी के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये तो समझा कि इनको अचीव करके हम लोग हार्मनी में रह सकते हैं, लेकिन इनको अचीव करेंगे कैसे, यानी कि क्या एक कह सकते हो प्रोग्राम क्या होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे, प्रोग्राम टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो यहाँ पे देखिए क्या, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अबव कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल टू अचीव हार्मनी इन सोसाइटी, यानी कि देखिए अगर हमें ये अबव जो भी हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल देखे, अगर हमें इनको अचीव करना है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में हार्मनी होगी, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, एंड लीडिंग टू अ अनडिवाइडेड सोसाइटी देयर इज। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है कि सोसाइटी में जब हार्मनी होगी तो हमारे क्या होगा, एक हमें अखंड समाज देखने को मिलेगा। भाई जब सोसाइटी में सब लोग अच्छे से रहेंगे तो यहाँ पे कोई कह सकते हो डिवाइडेशन नहीं होगा, और एक अनडिवाइडेड सोसाइटी देखने को मिलेगी, अखंड समाज होगा। देयर इज नीड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर सिस्टम डायमेंशन, और इसके लिए क्या होगा भाई, ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ जो है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर्स को यहाँ पे फुलफिल करना होगा। यानी कि देखिए अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि देखिए ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इन सोसाइटी, अनडिवाइडेड सोसाइटी, यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से ह्यूमन ऑर्डर होते हैं जिनको हमें यहाँ पे अचीव करना होता है, ताकि हम लोग यहाँ पे मतलब कह सकते हो जिनको हमें फुलफिल करना होता है, ताकि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव कर सके, ताकि हमारा हार्मनी हो सोसाइटी में, ताकि हमारा एक अखंड समाज हमें देखने को मिले। तो देखिए कहने का मतलब ये सारे टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं, इसको समझते हुए चलिएगा। तो अगर हम लोग इन ह्यूमन ऑर्डर या फिर सिस्टम की बात करें, तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है एजुकेशन और राइट लिविंग, है ना, शिक्षा संस्कार, फिर हमारा हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य और संयम, फिर हमारा प्रोडक्शन और वर्क, उत्पादन और कार्य, फिर हमारा एक्सचेंज और स्टोरेज, विनिमय और कोष, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जस्टिस और प्रिजर्वेशन, न्याय सुरक्षा। ये सारे हमारे ऐसे ह्यूमन ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कह सकते हो फुलफिल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे समृद्धि, समाधान, अभय और सहअस्तित्व को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन और राइट लिविंग के बारे में, तो देखिए एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा किताबी पढ़ाई लिखाई से नहीं है, बल्कि एजुकेशन स्टैंड्स फॉर डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग टू मेंटेन हार्मनी एट ऑल फोर लेवल्स। यानी कि देखिए एजुकेशन का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके अपने अंदर, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या हो, हार्मनी मेंटेन कर सके, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेचर लेवल पे, वही चीज़ है। बाकी देखिए राइट लिविंग इज द, और राइट लिविंग क्या होता है, राइट लिविंग मतलब होता है हमारा संस्कार, है ना, कि हमें घर से संस्कार कैसे मिले, हम कह सकते हो दूसरों के प्रति कैसे सोचते हैं, हमारी चीज़ों को लेकर सोच कैसी है। तो देखिए राइट लिविंग इज द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग ऑफ हार्मनी विच इंक्लूड्स लर्निंग राइट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मेंटेन हार्मनी। यानी कि देखिए संस्कार, राइट लिविंग का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे हार्मनी में रहने के लिए कुछ स्किल्स को सीखें, है ना, हमारे अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए कि हम लोग यहाँ पे दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ताकि हमारे अंदर एक हार्मनी मेंटेन हो। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन। देखिए हेल्थ मतलब सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी जो भी ज़रूरी चीज़ है वो परफॉर्म कर सके और हमारा सेल्फ के अकॉर्डिंग एक्ट करे, यानी कि हमारे कंट्रोल में हो, है ना, ऐसा ना हो कि बॉडी हमारा कंट्रोल में ही नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन इज द फीलिंग ऑफ, और सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने आप को कंट्रोल में रखना। देखिए हेल्थ का मतलब होता है जब हम कंट्रोल में रहेंगे तो ही हमारा हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है। हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन हम लोगों ने यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है ना भाई। जब हम लोग संयम में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सेल्फ रेगुलेटेड रहते हैं तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खाना खाते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को नर्चर करता है, हमारी बॉडी को अच्छे से फिट करता है। और अगर हम लोग सेल्फ रेगुलेशन में नहीं है तो हम लोग कुछ भी
फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा भाई, भूख तो मिटेगी लेकिन हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी को नर्चर करें, प्रोटेक्ट करें और राइट यूटिलाइज करें, यानी कि बॉडी का सही उपयोग करें। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में यूनिट 2 में देखी हुई हैं। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्शन और वर्क। तो देखिए वर्क मतलब क्या होता है, देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोडक्शन अलग है, वर्क अलग है थोड़ा सा। तो वर्क इज डिफाइंड एज फिजिकल एफर्ट्स मेड बाय ह्यूमंस टू कंप्लीट देयर टास्क एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ, सोसाइटल डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए वर्क का मतलब क्या होता है भाई, वर्क मतलब आप लोग जो काम कर रहे हो, जिससे आप सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग अपना कह सकते हो फिजिकल फैसिलिटीज़ को अचीव कर पा रहे हो, है ना। और देखिए, और यहाँ पे वर्क का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ अपने लिए काम करो। वर्क का मतलब यहाँ पे कि आप लोग ऐसा काम करो जो कि आप लोग को पर्सनली ग्रो करे, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करे, सोसाइटी को डेवलप करे और यहाँ पे ह्यूमैनिटी को बेटरमेंट में हेल्प करे, है ना। प्रोडक्शन स्टैंड्स फॉर फिजिकल फैसिलिटी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर वर्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर एस्पायरेशंस। यानी कि देखिए, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब हमारा यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या पैदा किया, मतलब कि जैसे हमें क्या मिला, जैसे वर्क करके हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया। तो वर्क करके जैसे हम लोगों ने भाई, हमें पैसा मिला तो पैसे से हम लोगों ने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली, है ना, तो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। देखिए प्रोडक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का मतलब हम लोग क्या क्या चीज़ें ले पा रहे हैं अपने लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे जो है अपनी एस्पायरेशंस को फुलफिल कर सकें, है ना, अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब ले सकें। और उसके बाद एक्सचेंज और स्टोरेज। तो देखिए एक्सचेंज इज द ट्रेड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज विद द व्यू ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट विद ऑब्सेशन ऑफ प्रॉफिट और एक्सप्लॉयटेशन। देखिए एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे व्यापार से, और व्यापार मतलब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे पहले क्या होता था, अभी तो मान लीजिए पैसों से सब चीज़ें होने लगी हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे पहले पैसा जब नहीं होता था, तो मान लीजिए किसी के पास अगर आलू हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता था, वो आलू देके, और जिसके पास यहाँ पे मान लीजिए टमाटर हो रहा है तो वो टमाटर को ले लेता था, आलू को दे देता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे, और आज के दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के दिन में हम लोग पैसों से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज का मतलब यही होता है हमारा व्यापार करना, ठीक है। तो व्यापार हमेशा जो है हमारा एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए करना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि हम लोग व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ रहे हैं, कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा महंगा सामान को बेच रहे हैं, वो हमारा एक्सचेंज हो जाता है। और स्टोरेज, तो देखिए स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में गेहूं पैदा, मान लीजिए कोई किसान है, अब उसके घर में गेहूं पैदा हो रहा है, तो वो क्या होगा भाई, सबसे पहले अपने अपने यूज़ के लिए लेगा, उसके बाद जो बचेगा उसको क्या होगा भाई, कह सकते हो आप ट्रेड करेगा, सेल करेगा, एक्सचेंज करेगा। और उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे स्टोरेज भी करेगा, है ना, कि वो कुछ अपने पास स्टोर करके रखेंगे। लेकिन देखिए स्टोरेज हमारा क्या होना चाहिए भाई, स्टोरेज हमारा यहाँ पे तभी हमें करनी चाहिए जब यहाँ पे सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाए, है ना। ऐसा हमें स्टोरेज जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाई सब्जियां बहुत महंगी हो जाती है ना, या फिर कभी कभी कुछ चीज़ों के प्राइस ज़्यादातर अचानक से बढ़ जाते हैं। कोई किसी चीज़ का प्राइस अचानक से कब बढ़ता है, जब उसकी कमी हो जाती है। अब मान लीजिए जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, जितने भी किसान हैं, अगर मान लीजिए वो प्याज पैदा कर रहे हैं और वो प्याज को सब्जी मंडी में लाके ना कह सकते हो सेल करें, ट्रेड ना करें उसका, तो क्या होगा भाई, प्याज जब अवेलेबल नहीं होगा तो प्याज का प्राइस बढ़ेगा, और जैसे प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, फिर वो लोग क्या करें, प्याज को स्टोर करके रखें, और जैसे उसका प्राइस बढ़े वो लोग यहाँ पे उस बढ़े हुए प्राइस पे अपने प्रॉफिट के लिए फिर उसको बेचें। तो वो चीज़ हमारी काफ़ी गलत हो जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एक बात है कि इस तरीके से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं लोगों की ज़रूरत की चीज़ें में। पहले हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें फुलफिल कर देनी चाहिए, उसके बाद हमें स्टोर करना चाहिए, या फिर अपने लिए भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, तो वो पैसा इतना ज़्यादा बचाने लगते हैं कि वो ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं पूरी करते हैं अपनी फैमिली की या फिर अपनी ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैसे को बचा लेते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद क्या होता है, एट लास्ट में वो पैसा हो सकता है आपके बहुत काम ना आए, क्योंकि आप लोगों को जब ज़रूरत थी तो आपने पूरा नहीं किया। तो वो चीज़ हमारा हो जाता है, ठीक है, कि हमें सेव तब करना चाहिए जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और उसके बाद जस्टिस और प्रिजर्वेशन। तो देखिए जस्टिस का मतलब भाई सिंपल सी बात है कि हमारा एक रिकग्निशन है ना, कि एक रिश्ते की पहचान होना, और उसमें जो भी ज़रूरतें हम लोगों ने देखा है जस्टिस अभी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से, म्यूचुअल हैप्पीनेस के लिए। और उसके बाद देखिए प्रिजर्वेशन, और प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है भाई, बचा के रखना। प्रिजर्वेशन मीन्स रिकग्निशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मतलब नेचर की चीज़ें बचा रखना। जैसे आज के दिन में आपको पता है कि पीने का पानी हमारा कितना का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। और उसी तरीके से कितना पॉल्यूशन हो चुका है, और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें क्या भाई, हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना ही होगा, वरना क्या होगा, एट लास्ट में हो सकता है कि हम लोग इतना पॉल्यूशन कर दें कि नेचर ही खत्म हो जाए। तो हो सकता है कि ह्यूमन, हालांकि वो सब चीज़ें ठीक है, वो होगा नहीं इतनी आसानी से, बट हाँ यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि हमें यहाँ पे नेचर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए।
तो देखिए ये था आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 3। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी आई थिंक आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। बाकी हम लोग मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।